आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 171। अगले दिन राजेश कपूर ने पाया कि उन्होंने बर्तन पहले ही धोकर अलमारी में रख दिए थे। नाश्ता बनाने के बाद राजेश कपूर ने रैम्बो से मीरा शर्मा को जगाने के लिए कहा। मैंने मौसम की जानकारी ली और कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। रैम्बो ऊपर आया, बिस्तर के पास बैठ गया, मीरा शर्मा को अपने कुत्ते के सिर से धक्का दिया और उसका तकिया खींच लिया। मैं बच्चे को परेशान करने के डर से भौंकता नहीं हूँ। मीरा शर्मा को जब यह एहसास हुआ कि उनका वजन बढ़ गया है तो उन्होंने सुबह जॉगिंग करने का निर्णय लिया। घर के जिम में सभी उपकरण हैं, लेकिन इसमें सुबह की अच्छी हवा का अभाव है। मीरा शर्मा छुट्टियों के बाद से 3 दिनों तक डटी रहीं। सुप्रभात पति। मीरा शर्मा नहा धोकर पूरी तरह से हथियार बंद होकर नीचे चली गईं। मैं पहले रैम्बो के साथ दौड़ने जा रहा हूं और आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। आधे घंटे में बच्चे जाग जाएंगे। जब मीरा शर्मा वापस आई तो राजेश बच्चों का मल साफ कर रहा था। हर सुबह ये जोड़ा एक दूसरे के सामने होता था। बातचीत करते हुए मैंने बच्चों का मल साफ किया। रिया हमेशा कोई भी काम सबसे आखिर में करती है। मीरा शर्मा बच्चों को पहले ही नीचे ले जा चुकी है। राजेश कपूर अभी भी इंतजार कर रहे थे। रिया, जल्दी करो, तुमने कल से आज 5 मिनट ज्यादा ले लिए हैं। क्या तुम्हें पिताजी से आग्रह की आवश्यकता है कि तुम आगे बढ़ो? ये बिल्कुल एक बाती की तरह है। इसे जलाने के लिए आपको इसे जलाना होगा। रिया ने जम्हाई ली। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसका छोटा सा चेहरा जुरीदार हो गया। राजेश कपूर को पता था कि वह गंभीर होने वाला है। आजकल के बच्चे खुद खाना खा सकते हैं। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका पेट भरा रहे, राजेश शुरू में उन्हें आधी मात्रा में भोजन खिलाते थे। बाकी उन्हें खाने दो। क्या आप मनीष कपूर और अन्य लोगों को डिनर पर आमंत्रित करना चाहते हैं? नहीं, वे कल रात बहुत देर तक खेलते रहे, उन्हें अच्छी नींद लेने दो। जब मनीष कपूर और कुछ अन्य लोग उठे तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, बर्तन में खाना गर्म हो रहा है। इससे कुछ लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। राजेश ने कुछ ब्रेड बनाए और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की विधि सीखी। छोटे उबले हुए बंस में दूधिया स्वाद होता है और वे एक एक करके आपके मुंह में पिघल जाते हैं। सबसे पहले मीरा शर्मा और उनके बच्चों का वजन थोड़ा बढ़ाए। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि खाना पकाने का समय न आ जाए। जब हम खाना खाते हैं तो लगभग 1:30 बज जाते हैं। आज हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। क्या तुम आना चाहोगे? भाई, हम पुस्तकालय जाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे फ़ोन करके बताओ कि तुम रात के खाने के लिए वापस आ रहे हो या नहीं। अच्छा। दोपहर के भोजन के बाद मनीष कपूर और अन्य 2 लोगों ने बर्तन धोए। वे खेलने के लिए बाहर चले गए, जबकि राजेश बच्चों को सुलाने में लगा रहा। मीरा शर्मा को बुरा लगा। पतिदेव, मैं बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, आप बाहर जाकर उनके साथ खेल सकते हैं। वह लगभग भूल ही गई थी कि राजेश कपूर उनसे ज़्यादा बड़े नहीं थे। मुझे यकीन है कि आपको बाहर जाकर मौज मस्ती करना पसंद है। वह अपने बच्चों और परिवार से बंधा हुआ था और वह बहुत स्वार्थी हो गया था। क्या आप लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं? ये बहुत उबाऊ है। अपने बच्चे के साथ समय बिताना ज़्यादा मज़ेदार है। राजेश कपूर ने एक पल सोचा और पूछा, पत्नी, क्या हमें तनु और रिया को एक छोटा सा बन देना चाहिए? मीरा शर्मा। राजेश कपूर ने खुद से पूछा, क्या इससे दर्द होगा? मीरा शर्मा ने झिझकते हुए पूछा, पति, क्या हुआ? उसने सावधानी से पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा यदि तुम पूरा दिन बच्चों की देखभाल में बिताओ? राजेश कपूर सुनते ही समझ गए। छोटी महिला के मन में फिर से अजीब विचार आने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बच्चों की देखभाल करना बहुत पसंद है। मैं इतना अनिच्छुक क्यों हूँ? राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, आओ देखते हैं कि बच्चे पर किस तरह की चोटी अच्छी लगेगी। मौसम गर्म होता जा रहा है और दोनों छोटी राजकुमारियों के बाल लंबे होते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि रचनात्मक होकर उनके बालों को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए। आपका इस बारे में क्या विचार है? सरल, सुविधाजनक, लेकिन थोड़ा बदसूरत। बस अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा जूड़ा बांधें और एक छोटा सा फूल लगाएं।
मीरा शर्मा ने सुझाव दिया, प्रिय, चलो सबसे सरल से शुरू करते हैं। राजेश कपूर ने ताली बजाई, हाँ, तुम्हारे पास एक छोटी सी रस्सी है। इससे मेरे बाल नहीं खींचेंगे। हाँ, मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। राजेश कपूर ने इसे देखा और बहुत संतुष्ट हुए। सभी छोटी राजकुमारियों के हेयर स्टाइल एकत्र करें और उन्हें बाद में उपयोग के लिए सहेजें। मैंने अरुण कुमार को दोबारा फ़ोन किया और पूछा, क्या आपके स्टोर में छोटी राजकुमारी वाली पोशाकें हैं? कृपया मुझे तस्वीरें भेजें। थोड़ी देर बाद अरुण कुमार ने स्टोर में मौजूद सभी राजकुमारी पोशाकें भेज दीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग बेटियां पैदा करना पसंद करते हैं। इन सुपर क्यूट राजकुमारी ड्रेसेस को देखिए, गुलाबी रंग आपके दिल को छू लेगा। राजेश ने चुनी हुई राजकुमारी की पोशाकें अरुण कुमार को दे दी और उनसे कहा कि वे 2 अपने लिए रख लें। जब बच्चे अपनी नींद से जाग गए तो राजेश अपने कौशल का प्रदर्शन करने से खुद को नहीं रोक सका और उसने दोनों छोटी राजकुमारियों के बाल बना दिए। रिया बहुत सहयोगी थी और राजेश की बाहों में आज्ञाकारी ढंग से बैठी रही। राजेश कपूर ने उसके सिर पर एक छोटा सा जूड़ा बांधा जिस पर पीले रंग का सूरजमुखी का फूल बना था। रिया ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। राजेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, बच्ची कितनी सुंदर है। उसके सिर पर तो फूल है। रिया मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अब दूसरा बच्चा है। तनु के बाल स्वाभाविक रूप से घुंघराले हैं, इसलिए जब उसने अपने बाल बांधे तो उसने गलती से बालों को साइड में खींच लिया। तनु ने उसका सिर हिलाया और उसे फिर से खींच लिया। तनु रोई नहीं। उसने मुंह बनाया और अपने बालों को छुआ, इसे बाहर निकालो, दर्द हो रहा है। राजेश कपूर ने उसके छोटे से हाथ को चूमा और कहा, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन यह अधिक प्यारा दिखता है। राजेश ने मीरा शर्मा को अपने काम के परिणाम खुशी खुशी दिखाए। प्रिय, तुम क्या सोचते हो? मीरा शर्मा निश्चित रूप से राजेश के उत्साह को कम नहीं कर सकीं। अति खूबसूरत। राजेश अभी भी आत्म जागरूक है। ये हमारी बेटी है जो सुंदर है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, राजेश संतुष्ट है। मैंने अपनी बेटियों के बालों को हर दिन अलग अलग स्टाइल में बांधने का फैसला किया। 2 मिनट से भी कम समय में तनु का वीर्य निकल गया। रिया का छोटा सा बाल अभी भी वहीं है। राजेश कपूर, इस बार उसके पास अनुभव था। तनु को खिलौनों से फुसलाते हुए, मैं उसके बालों को व्यवस्थित करने के लिए एक छोटी कंघी का उपयोग करती हूँ। बालों का एक छोटा सा गुच्छा आकाश तक पहुंचने के लिए मजबूती से बांधा गया था। सुंदर। तनु ने अपना सिर हिलाया और अपने सिर के ऊपर कुछ हिलता हुआ महसूस किया जो उसे काफी दिलचस्प लगा। इसलिए तनु ने सोचना शुरू किया जब उसके पास करने को कुछ नहीं था। तनु और रिया की छोटी छोटी चोटियों ने विहू और अवी का ध्यान आकर्षित किया। रिया ने तो मुट्ठी भर भी पकड़ लिया। तनु दर्द से चिल्लाई, दबा दबा। राजेश कपूर तुरंत पास आए, क्या हुआ? तनु ने अपना सिर ढक लिया और विहू को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। विहू ने खेलना जारी रखा, उसे दर्द का जरा भी डर नहीं था। तनु ने राजेश कपूर की ओर दयनीय दृष्टि से देखा, डब। राजेश कपूर, वह पास आए और विहू की हथेली पर धीरे से थपथपाते हुए बोली, मेरे बाल मत खींचो। विहू हंसा। अपनी दृष्टि का अनुसरण करते हुए मैंने अचानक पाया कि तनु के सिर पर बालों का छोटा गुच्छा हिल रहा था। खैर, मैं इसे कैसे कहूँ? राजेश कपूर भी वहां जाकर कुछ मजा करना चाहते थे। इसे मत छुओ। राजेश कपूर ने बहुत गंभीरता से चेतावनी दी, मेरी बहन को मत छुओ। मुझे नहीं पता कि विहू ने इसे सुना या नहीं। राजेश बगल से देख रहा था और विहू के हाथ तनु के हाथों से खेलने के लिए मचल रहे थे। परिणामस्वरूप तनु को भी गुस्सा आ गया। तनु एक छोटी सी लड़की है। विहू ने पलटकर रिया का छोटा सा जूड़ा खींच लिया। रिया ने अपना सिर हिलाया। विहू ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ सका। 3 खजानों को फेंकना जारी है और 4 खजानों को पकड़ना जारी है। वे दोनों हंसने लगे और सोचने लगे कि खेल सचमुच बहुत मजेदार था। राजेश कपूर और मीरा शर्मा जब इस दृश्य को देख रहे थे तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक हंस पाता, विहू ने रिया का छोटा सा बन पकड़ लिया। रिया की मुस्कान एक पल में जम गई, मानो बर्फ में जम गई हो। रिया की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई और वह दर्द से फूट फूट कर रोने लगी। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने ये देखा और इसे रोकना चाहा, लेकिन अगले ही पल स्थिति पलट गई। रिया ने विहू के बाल पकड़ लिए और जोर से खींचे। विहू ने जोर से चीख मारी जिससे सभी चौंक गए।
तनु और अवी ने देखा। मैंने देखा कि रिया ने विहू के बाल पकड़ लिए थे और उसे छोड़ने से इनकार कर रही थी। विहू ने दर्द से अपना सिर ढक लिया और जल्दी से रिया के छोटे से बाल को छोड़ दिया। जब रिया ने राजेश को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। राजेश कपूर ने रोती हुई रिया की ओर देखा और अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता। मीरा शर्मा विहू को देखने गईं। उन्होंने विहू का सिर सहलाया, उसे सांत्वना दी और साथ ही उसे सबक भी सिखाया। रिया का छोटा सा जूड़ा टेढ़ा, ढीला और बेजान था। राजेश कपूर ने अपनी बेटी को समझाया, कोई बात नहीं, पापा तुम्हें 2 इंजेक्शन और लगा देंगे, ठीक है। जब ये समाप्त हो गया तो रिया ने बहुत खुश होकर अपना सिर हिलाया। राजेश कपूर हिलने से कतराते रहे। जिस सीन में रिया अभी अभी गुस्सा हुई थी, उसने रिया के बारे में उनकी धारणा ही बदल दी। 3 खजाने सौम्य हैं, लेकिन उनके बारे में सब कुछ सौम्य नहीं है। विहू का सिर रगड़ने के बाद वह खुशी खुशी खेलने लगा। उनके बेरहम रूप ने युगल को हंसाया और रुलाया, जो वास्तव में विहू का सबसे बड़ा फायदा है। बेशक 4 खजानों ने न केवल खाने और खेलने में बहुत अधिक सोच विचार किया है, और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, याददाश्त का लंबा न होना। अभी रिया के सिर पर बालों के 2 छोटे गुच्छों को घूरता रहा। शायद वह उनके साथ बहुत देर तक खेलना चाहता था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। समय समय पर जीजी टैन पर एक नज़र डालें। विहू ने अवी की नज़र का पीछा किया और देखा, अच्छा बेटा, 1-2 हो गया। ये दिलचस्प और मज़ेदार है। उसे पता ही नहीं चला कि रिया ने अभी उसके बाल कैसे खींचे थे। 4 खजाने 3 खजाने के पास चले गए। रिया, जो खेल रही थी, ने राजेश कपूर की बाहों से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें थोड़ी उलझन में थीं। राजेश रिया को सामान उठाने में मदद करने के लिए मुड़ रहा था। जब मैं पलटी तो देखा कि विहू रिया के छोटे बालों को घूर रहा था। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और मैंने इसे रोकना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने विहू को बिजली की गति से आते देखा। दोनों हाथों से 2 छोटे गुच्छों को पकड़ें और उन्हें ऊपर की ओर खींचें, जैसे मूली उखाड़ना। रिया तुरंत चिल्लाए। राजेश कपूर के चेहरे के भाव बदल गए। विहू, जाने दो। तभी रिया ने हाथ बढ़ाकर विहू के बाल पकड़ लिए। दोनों व्यक्ति सीधे मैट पर गिर पड़े। विहू बहुत बुरी तरह रोया। रिया पूर्ण गति और शक्तिशाली आभा के साथ विहू के शरीर पर सवार हो गई और जोर से खींचने लगी। राजेश कपूर को लगा कि विहू को सबक सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। अंततः रिया ने उसे छोड़ दिया और विहू कोने में भाग गया। रिया ने अपने आंसू रोके और राजेश की ओर रोने लगी। बेशक राजेश को विहू की आदत नहीं पड़ेगी। रो मत रिया। अगली बार जब विहू तुम्हारे छोटे बाल पकड़ेगा तो तुम उसके बाल खींच लेना। अब इस बदमाश को सबक सिखाने का समय आ गया है। रिया को मनाकर मैंने उसका चेहरा धोया और कहा, बेबी, तुम अकेले ही खेलो। रिया खिलौनों को खींचकर और जोड़कर उनके साथ खेलती है। राजेश कपूर ने विहू की ओर देखा जो दुखी लग रहा था, और उसे अपने पास बुलाकर उसके बाल देखने लगे। मुझे नहीं पता कि यह भ्रम है या नहीं, लेकिन इस बार रिया को बहुत कुछ मिला है और ये थोड़ा लाल है। मैं दुखी और असहाय महसूस कर रहा हूँ। विहू का चेहरा पोंछते हुए उसने कहा, अब मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया है ना? देखते हैं कि क्या तुम भविष्य में फिर कभी कियाओ कियाओ को पकड़ने जाओगे। विहू उदास था और राजेश ने आह भरी। अब मेरी बहन से मत उलझना। देखो, वह बहुत खूंखार है। वास्तव में तनु ऊपर से उग्र दिखाई देता है, लेकिन वह सामान्य होने का दिखावा मात्र कर रहा है। जब रिया उग्र हो जाती है तो राजेश कपूर को लगता है कि वह काफी शक्तिशाली है। जवाबी हमला बहुत तेज है। मीरा शर्मा बाथरूम से बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? राजेश कपूर ने रिया की ओर थोड़ी उठाकर सिर हिलाया। मीरा शर्मा अवाक रह गईं। चौथे खजाने ने तीसरे खजाने के बालों से फिर छेड़छाड़ की। राजेश कपूर ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, अगली बार मैं अपना हेयर स्टाइल बदलूंगा। मीरा शर्मा ने अपने पति को दिलासा देते हुए कहा, इसके लिए हेयर स्टाइल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विहू जिम्मेदार है जिसने सबक नहीं सीखा है। उसके बाद 4 खजानों ने 3 खजानों को फिर से परेशान नहीं किया। जब खाना बनाने का समय आया तो राजेश ने मनीष कपूर को फोन करके पूछा। मनीष कपूर ने कहा कि वे लोग गाना गाने जा रहे हैं और उस रात डिनर के लिए वापस नहीं आएंगे। जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। धन्यवाद भाई जी। मीरा शर्मा ने पूछा, क्या वे खाने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं? वे गाने के लिए बाहर गए। छठ KTV
दंपति ने नूडल्स का एक साधारण कटोरा लिया, कुछ देर खेला और फिर बच्चों को सुलाने के लिए ऊपर ले गए। बच्चों के चेहरे धोएं और उनके नितंब पोंछें। फिर थोड़ी देर बिस्तर पर खेलें और सो जाएं। बिग वाइट गेंद उठाता है और बच्चे गेंद फेंकते हैं। अब बेमैक्स बच्चों का अभिन्न खेल साथी बन गया है। ये बच्चों के साथ बहुत अच्छा सहयोग करता है और इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। समय हो गया था और राजेश ने बच्चों को सुला दिया। विहू को बिस्तर पर लौटता हुआ छोड़कर रैम्बो ने फर्श पर उसकी बहुत अच्छी नकल की। बच्चे अब 10 महीने के हो गए हैं और बिना वॉकर की मदद के चल सकते हैं। वह अन्य शिशुओं की तरह चलते समय आसानी से गिरता नहीं है। चौथे खजाने को छोड़कर, जो ऐसे चल रहा था जैसे वह दौड़ रहा हो, तीसरा खजाना चलने में बहुत आलसी था। और सब ठीक है न? खेलते खेलते विहू थकावट के कारण सो गया। चारों बच्चों को पालने में रखने के बाद राजेश ने मीरा शर्मा से पूछा, प्रिय, क्या कल से तापमान बढ़ा देना चाहिए? मीरा शर्मा ने मौसम का पूर्वानुमान देखा और कहा, कल से गर्मी बढ़ने वाली है। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में अंतर अभी भी काफ़ी अधिक है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी मनीष कपूर का फ़ोन आया। राजेश कपूर, जिनके चेहरे पर अभी हल्की सी मुस्कान थी, धीरे धीरे गंभीर होते गए। क्या हुआ पति? राजेश कपूर को फ़ोन रखते देख मीरा शर्मा ने जल्दी से पूछा। राजेश कपूर फिर मुस्कुराए, कुछ नहीं, जियाओ जी ने फ़ोन करके मुझे उसे लेने के लिए कहा था। मीरा शर्मा को विश्वास नहीं हुआ। पतिदेव, सच बताओ। राजेश कपूर उठे और क्लॉक रूम में चले गए और जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक फैशनेबल सूट पहना हुआ था। जियाओ जी और उसके दोस्तों के बीच के टीवी पर बहस हो गई। मैं इसकी जांच करूंगा। मीरा शर्मा चिंतित थीं। पतिदेव, अगर कोई बात पैसे से हल हो सकती है तो उसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाए। राजेश कपूर ने गुनगुनाया। उनका चेहरा थोड़ा ठंडा था। पति, बच्चे और मुझे दोनों को आपकी ज़रूरत है। राजेश मीरा शर्मा की बात समझ गया। चिंता मत करो, मैं उन समस्याओं को हल करने के लिए बल का सहारा नहीं लूंगा जो पैसे से हल हो सकती हैं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। मीरा शर्मा चिंतित थी। ठीक है, समय आने पर मैं आपको फ़ोन करूँगी। राजेश अपनी BMW कार से शहर में एक KTV तक गया। वह पहले यहाँ डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और मालिक उसे यहाँ काम पर रखना चाहता है क्योंकि वह बहुत सुंदर है। राजेश ने लामचीह को बुलाया और सम्राट के निजी कक्ष में आया। इससे पहले कि वह दरवाजे पर पहुंचते, मनीष कपूर घबराए हुए से उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से आ गए। राजेश कपूर ने गहरी आवाज़ में पूछा, क्या हो रहा है? वह व्यक्ति नशे में था और मुझसे टकरा गया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि यह मैं नहीं किया था। मैंने यह बात मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन बॉस ने हमें खुद ही मामला संभालने को कहा। उस आदमी ने हमें धमकी भी दी कि अगर हमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो वह तुरंत किसी को बुलाकर हमें मार डालेगा। जब राजेश ने मनीष कपूर की भौं की हड्डी पर चोट का निशान देखा तो उसका सुंदर चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने मुझे मारा। मनीष कपूर ने दुख और शर्मिंदगी से सिर हिलाया। राजेश कपूर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं। देहाव प्राइवेट रूम इस KTV में एक मध्यम श्रेणी का निजी कमरा है और मानसी आज हमें दावत दे रही है। कुछ लोगों ने कहा कि वे बस गाएंगे और कुछ मजा करेंगे और फिर बिना किसी अन्य विचार के वापस चले जाएंगे। जब राजेश कपूर निजी कमरे में गए तो उन्होंने मानसी, मानव और यश वर्मा को सोफे पर खड़े देखा। वह पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहा था। जब उन्होंने राजेश कपूर को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई उद्धारकर्ता देख लिया हो। सोफे पर एक आदमी बैठा था जिसके शरीर पर टैटू थे। वह हट्टा कट्टा था और उसका चेहरा भयंकर था। जमीन पर हर जगह टूटी हुई कांच की बोतलें और फल और खरबूजे के बीज बिखरे पड़े थे। मानसी और अन्य लोगों के चेहरे पर भी हल्की चोट के निशान थे। जैसे ही राजेश कपूर अपने लंबे कद के साथ बॉक्स में पहुंचे, वह आदमी तुरंत खड़ा हो गया। क्या आप वही हैं जिसे उन्होंने बुलाया था? यह आदमी मुझसे टकराया और उसने मुझे कोई मुआवजा या माफ़ी भी नहीं मांगी। वह वास्तव में चाहता है कि मैं उससे माफ़ी मांगूं। क्या बकवास है। वह ये भी नहीं देखता कि उसने किसे नाराज़ किया है। राजेश कपूर ने गहरी आवाज़ में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आदमी ने ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे क्या चाहिए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि यह आदमी मुझे मुआवजा दे और माफ़ी मांगे। अगर वह 5-6 हज़ार नहीं लेता तो भूल जाओ।
राजेश कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मनीष कपूर से पूछा। उसने इसे शुरू किया। मनीष कपूर ने सिर हिलाया। तुमने लड़ाई कहाँ से शुरू की? गलियारा। राजेश कपूर ने उदास चेहरे से उस आदमी को देखा। मैंने पहले अपने भाई को मारा, अब मैं क्या करूं? उस आदमी के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। उसने अहंकार से कहा, मैंने इसे पीटा तो क्या हुआ? इसे पीटने लायक किसने बनाया? ये तो अंधाधुंध चल रहा है। मनीष कपूर ने गुस्से में कहा, तुम ही मुझसे टकरा गए क्योंकि तुम यह नहीं देख रहे थे कि तुम कहाँ चल रहे हो। वह आदमी चिल्लाया, तुमने कहा कि मैंने तुम्हें मारा। कौन इस पर विश्वास करेगा? राजेश ने अपने कपड़े खोले, जैकेट उतारी और उसे सोफे पर फेंक दिया। उन्होंने एक काले सुनहरे रंग का कार्ड निकाला और मनीष कपूर से उसे फ्रंट डेस्क पर ले जाने को कहा। थोड़ी गर्मी है, इसे ले जाओ और रिसेप्शन पर बताओ। यहाँ सभी नुकसान मेरे हैं। मनीष कपूर को ब्लैक गोल्ड कार्ड के बारे में पता था, उन्होंने इसे टीवी पर देखा था। मनीष कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। मनीष कपूर के जाते ही राजेश कपूर ने उनका कॉलर खींचा और दूसरे व्यक्ति को मुक्का मारा। इससे दूसरा पक्ष सीधे तौर पर अचंभित हो गया। साले, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? आज मैं। राजेश कपूर ने उस आदमी के पेट में लात मारी और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें मारा, क्या हुआ? आदमी ने अपना पेट पकड़ लिया, उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं तुम्हारे दादाजी का पोंछता हूँ, तुम। राजेश कपूर ने मेज पर रखा फूलदान उठाया और जोर से अपने सिर पर पटक दिया। क्या तुम मेरे भाई को हरा सकते हो? राजेश लड़ाई झगड़ों में बहुत क्रूर था। अस्थि मज्जा सफाई की गोली लेने के बाद आपकी शारीरिक स्थिति एक विशेष बल के सैनिक से भी बेहतर हो जाएगी। मेरे सामने जो आदमी है वह भयंकर दिखता है, लेकिन वह सिर्फ दिखावा है। राजेश कपूर कुछ कदम आगे बढ़े और जमीन पर लेट गए, बहुत भयंकर लग रहे थे। अपमान जितना अधिक घिनौना होगा, वह उतना ही बुरा होगा। राजेश कपूर को धमकी देना इत्यादि। सीधे शब्दों में कहें तो ये शब्द सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए हैं जो अभी तक समाज में नहीं आए हैं, जैसे मनीष कपूर और अन्य। राजेश कपूर ने मिडिल स्कूल से ही बाहर घूमना शुरू कर दिया था, जब तक कि उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक नहीं कर लिया। कॉलेज जाने के बाद ही मैं शांत हुआ और अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल कर रहा हूं और घर पर ही रह रहा हूं। राजेश के पास लोगों के साथ व्यवहार करने का एक सिद्धांत है। अर्थात, यदि कोई मुझे अपमानित नहीं करता तो मैं भी किसी को अपमानित नहीं करूंगा। यदि कोई मुझे अपमानित करेगा तो मैं उससे 100 गुना बदला दूंगा। मैं आज ये बात स्पष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, भले ही आपको जीवन भर अस्पताल में रहना पड़े। वह चिकित्सा व्यय का भुगतान करना चाहेंगे। जो व्यक्ति चोटिल नहीं होना चाहता था वह मनीष कपूर था। दूसरा पक्ष राजेश कपूर के शब्दों से भयभीत हो गया। तुम्हारी हिम्मत। यदि यह अतीत की बात होती तो शायद राजेश कपूर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अब जब उसके पास पैसा है तो उसे आत्मविश्वास भी है। इस तरह की स्थिति का सामना करते समय यदि धन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो अपनी मुट्ठी का प्रयोग करें। एक बार जब समस्या का समाधान हो जाता है तो हम उससे निपटने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। बॉस और मनीष कपूर वहां आए और उस आदमी को जमीन पर बुरी तरह से पिटता देखकर हैरान रह गए। यह आप है। बॉस ने राजेश कपूर को पहचान लिया और जल्दी से तथा विनम्रता से ब्लैक गोल्ड कार्ड उन्हें सौंप दिया। राजेश कपूर ने कार्ड को एक तरफ रख दिया और लापरवाही से उसे अपनी पतलून की जेब में रख लिया। यदि भविष्य में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाए तो हो सके तो धैर्य रखें। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। डरो मत, मैं उन्हें 10 गुना वापस कर दूंगा। मैं अस्पताल में पड़े रहने की अपेक्षा पैसे चुकाना पसंद करूंगा। मेरा जीवन उन जैसे उपद्रवियों से कहीं अधिक मूल्यवान है। बॉस मुस्कुरा रहा था। ये सही है, जो लोग इस तरह से परेशानी पैदा करते हैं उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। मैं इसका ध्यान रखूंगा। आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। दूसरे पक्ष का अहंकार अब खत्म हो गया था और उसने तुरंत राजेश को मुआवजा दिया तथा माफी मांगी। राजेश ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? दूसरे पक्ष ने तुरंत मनीष कपूर और अन्य लोगों से माफी मांगी। सीधे शब्दों में कहें तो वह नशे में था और ये देखकर कि मनीष कपूर एक छात्र था, वह दिखावा करने से खुद को नहीं रोक सका। ये सोचकर कि उन्हें धमकाना आसान है, उन्होंने नशे में धुत होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
इस तरह के व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं होती, वह सिर्फ काया होता है। बॉस, बाहर एक एम्बुलेंस है। उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें अभी बुलाया है। राजेश कपूर ने शांति से कहा, मैंने उसे बुलाया था। बॉस ने तुरंत कहा, मैं बाहर जाकर देखूंगा। मैं खुद को सोचने से नहीं रोक सका, क्या यह आदमी एक छुपा हुआ अमीर आदमी है जो जीवन का अनुभव करने के लिए डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है? कितना निर्दयी आदमी है, उसने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली थी। राजेश कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, चलो चलें। भाड़ में जाओ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मुझे देखो। राजेश कपूर और अन्य लोगों को बॉक्स से बाहर जाते देख वह आदमी मन ही मन बुदबुदाने लगा। अचानक उस आदमी की आवाज़ ऐसी सुनाई दी जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो, और वह दरवाजे की ओर देखने लगा। राजेश कपूर न जाने कब डिब्बे में वापस आ गए थे। उनका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। बिना कुछ कहे उसने सोफे से अपना कोट उठाया, मुड़ा और चला गया। थोड़ी देर बाद कोई और आया। ये बॉस है, चले जाओ, चले जाओ। मुझे व्यापार करने से मत रोको। पीने के बाद तुम्हें अपने वजन का भी ध्यान नहीं रहता और किसी को भी ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं होती। तुम बीमार हो। उसके पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति है, लेकिन उसे ये भी पता नहीं है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। बॉस की शिकायतों के बीच उस आदमी को बाहर निकाल दिया गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर निकल रहा हूँ। वह पूरे रास्ते गालियां देता रहा, लेकिन जाहिर है कि वह इतना ही करने का साहस कर सका। वापसी के रास्ते में मनीष कपूर पहले बोले, भाई, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसे दिल पर मत लीजिए। अपने बगल में मनीष कपूर और उसके पीछे 3 लोगों को देखकर सभी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। राजेश कपूर ने असहाय होकर आह भरी। इस तरह की बुरी घटनाएं हमारे साथ अक्सर होती रहती हैं, कमोबेश हर दिन। जैसे जैसे आप हाई स्कूल से कॉलेज की ओर बढ़ते हैं, एक बड़ी और अधिक जटिल दुनिया में आप सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जब इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े तो अपने आप से पूछें कि क्या आप इसे सहन कर सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो लड़ें। यदि आपको लगता है कि आप इसे सहन कर सकते हैं तो इसे सहन करें और यह बीत जाएगा। जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हासिल करना मुश्किल होता है। खुद पर ज़्यादा सख्ती न करें और खुद को ज़्यादा गुस्सा न करने दें। दरअसल कभी कभी यह बिल्कुल विरोधाभासी होता है। मुख्य बात यह है कि आप कैसे सोचते हैं। एक कोने में मुड़ते हुए राजेश कपूर ने फिर कहा, अगर मैं आज उसे पीट पीट कर अधमरा कर दूं, तो मैं उसे लाखों रुपए का मुआवजा देने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हो जाऊंगा। मैंने उसे बुरी तरह पीटा है, इसलिए मैं उसे मुआवजे के तौर पर लाखों डॉलर देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो ऐसा करने से मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और इसके परिणाम अपरिवर्तनीय होंगे। राजेश कपूर मंद मंद मुस्कुराए। तो केवल पैसे से ही आप आत्मविश्वास पा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी कड़ी मेहनत करेंगे और भविष्य में कुछ भी करने का आत्मविश्वास रखेंगे। बातें करते हुए हम विला में लौट आए। मीरा शर्मा काफ़ी देर से लिविंग रूम में इंतज़ार कर रही थीं। उन्हें वापस आते देख वह और रैम्बो तुरंत उनका स्वागत करने गए। जब उन्होंने देखा कि मनीष कपूर के चेहरे पर चोटें हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। मैं मेडिकल किट ले आऊँगा। उस समय जब बच्चों को मच्छरों ने काटा था तो प्राथमिक उपचार किट भरी हुई थी। कोई गंभीर बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। राजेश कपूर हंसे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसे ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वह बैठ गया और अपने साथ घटी घटना के बारे में बात करने लगा। मैं KFC में वेटर के रूप में काम करता था और गलती से एक ग्राहक की पैंट पर कोक गिर गई। बस थोड़ा सा ही है। ग्राहक जिद कर रहा था कि उसकी पैंट जिन्बा ब्रांड की है, तो क्या हुआ अगर उसकी कीमत 1000 से ज़्यादा है। मैंने कई बार माफ़ी मांगी और अंततः ड्राई क्लीनिंग के लिए $200 से अधिक का भुगतान करना पड़ा। फिर मैंने टेकअवे डिलीवरी की और 1 मिनट देर हो गई। ग्राहक ने खाना लेने से इनकार कर दिया और मुझ पर चिल्लाने लगा। ऐसे बहुत से नखरेबाज लोग हैं। आप रोज़ाना ऐसे लोगों से ज़रूर मिलेंगे। राजेश ने उनसे बहुत सी बातें साझा की जिनका सामना उसने किया था। मीरा शर्मा का दिल टूट गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजेश को पहले इतना अन्याय सहना पड़ा होगा। मैंने बहुत कुछ कह दिया है और मुझे बस इतना ही कहना है। कृपया इस पर सोचने के लिए समय निकालें।
हम सब पुरुष हैं, ऐसी छोटी सी बात पर दुखी मत होइए। जल्दी स्नान करो और जल्दी सो जाओ। राजेश ने देखा कि अब समय हो गया है, इसलिए मीरा शर्मा भी बच्चे को सहलाने में उसके साथ शामिल हो गईं। पालने में राजेश ने उनके नन्हे चेहरों को सहलाया। मुझे आशा है कि ये बच्चे अंदर से बाहर तक मजबूत बनेंगे। मीरा शर्मा ने उसे गले लगा लिया। पति, मुझे तुमसे प्यार है। राजेश कपूर थोड़ा उलझन में थे। क्या हुआ? आपके साथ पहले भी अन्याय हुआ था। राजेश कपूर हंसे। ऐसा क्यों महसूस करो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? ज्यादा खुले विचारों वाले बनो और चीजों को हल्के में लो, तब जिंदगी ज्यादा मजेदार होगी। क्या आपके साथ जीवन में कभी अन्याय नहीं हुआ? मीरा शर्मा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, जब से मैं अपने पति के साथ हूं, मेरे साथ कभी अन्याय नहीं हुआ। राजेश कपूर ने अपनी भौहें उठाईं। सच? तो मैं तुम्हें थोड़ा कष्ट सहने दूंगा। राजेश कपूर यह कहते हुए दौड़े और मीरा शर्मा को खूब डांटा। लिविंग रूम में मनीष कपूर और अन्य लोग राजेश कपूर की बातें सुन रहे थे। धीरे धीरे मुझे लगा कि यह मामला कुछ भी नहीं है। पुरुषों को पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, तभी आप उस चीज की रक्षा कर सकते हैं जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगले दिन कई लोगों के चेहरों पर घाव अधिक स्पष्ट हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश कपूर नाश्ता बना रहे थे और उन्होंने रैम्बो से मीरा शर्मा को दौड़ने के लिए जगाने को कहा। बिना किसी अपवाद के मीरा शर्मा आज उठने के लिए बहुत थकी हुई थीं। तुम लोग खा लो, मैं बच्चों को तैयार करने जाती हूँ। मीरा शर्मा अभी भी सो रही थीं और उन्होंने अचंभित होकर कहा कि उनकी कमर टूटने वाली है। ये सुनकर राजेश कपूर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैं अपने बच्चों को मल त्यागने और थूकने में मदद करती हूँ, ये सोचकर कि अब वे चल सकेंगे। फिर उनके लिए शिशु शौचालय की व्यवस्था की जा सकती है। इसके बाद मैंने तनु और रिया के लिए हेयर स्टाइल तैयार किया। इस समय मीरा शर्मा जाग गईं और उन्हें नहाने में मदद की गई। राजेश ने इतिहास में लड़कियों के ब्रेडेड हेयर स्टाइल का सबसे संपूर्ण संग्रह खोला, जिसे उन्होंने पहले भी एकत्र किया था। मैंने पाया कि चित्र टूटा हुआ था। कितने दुख की बात है, लेकिन उनके पास अन्य संग्रह भी हैं। रिया के बाल चिकने और संभालने में आसान हैं। इस बार राजेश ने उनके बालों की चोटियां बनाई और उन्हें 2 छोटे फूल दिए। बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद मैंने दूसरे बच्चे के लिए भी उन्हीं 2 छोटे फूलों के साथ 2 चोटियां बनाईं। राजेश ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी चोटियां हथियार की तरह होती हैं और जो भी उनके करीब जाता है वह उनके चेहरे पर लग जाती है। विहू को कुछ याद नहीं है और वह खेलना चाहता है। उसने खिलौने को तनु की चोटी पर भी लटका दिया और उसे चारों ओर घुमाया। तनु खुशी से हंस रही थी। जब विहू रिया को ढूंढने गया तो एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। संभवतः अपने बाल खींचे जाने के अनुभव को याद करते हुए उसने चुपचाप अपना हाथ नीचे कर लिया। रिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, उलझन में मुस्कुराया और खिलौना विहू को लौटा दिया। विहू ने खिलौना लिया और चला गया। जब राजेश ने यह दृश्य देखा तो वह हंस पड़ा। नाश्ते के बाद मनीष कपूर बाहर न जाकर बास्केटबॉल खेलने चले गए। राजेश खाना बनाता है और वे बर्तन धोते हैं। वे स्केटबोर्डिंग भी करते हैं और राजेश और उसके परिवार के साथ सैर पर भी जाते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था। पलक झपकते ही छोटा शौचालय आ गया। राजेश कपूर ने एक बहुउपयोगी खरीदा। जब आपका बच्चा छोटा होता है तो वह पॉटी में बैठ सकता है और खुद ही शौचालय जा सकता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सीट को घरेलू शौचालय पर स्थापित किया जा सकता है और छोटे शौचालय के शरीर को एक छोटे पैडल में बदल दिया जा सकता है, जिससे बच्चे के लिए खुद से शौचालय जाना आसान हो जाता है। शिशु लड़कों के लिए भी डिज़ाइन बहुत विचारशील है। इसमें 2 छोटे हैंडल और धोने योग्य सीट कुशन भी हैं। आज सुबह राजेश सबसे पहले अवी को टेस्ट के लिए ले गया। अवी थोड़ा उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजेश कपूर ने उससे कहा, बैठ जाओ और शौच करो। अवी ने राजेश कपूर को शून्य दृष्टि से देखा। राजेश कपूर को एक अन्य बच्चे का छोटा सा शौचालय मिला। वे उस पर बैठ गए और उनकी नकल करते हुए मल त्यागने लगे। जोर से धक्का दो बेटा, पुप पुप। अंततः अवी इसे और अधिक नहीं रोक सका और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। हल हो गया। राजेश ने अवी को अंगूठा दिखाया। बेबी बहुत बढ़िया है। फिर मैंने अवी की गांड पोंछी और उसकी गांड धो दी। बच्चे अभी भी डायपर में हैं। जब मौसम सचमुच गर्म हो जाएगा तो हम उन्हें बाहर निकाल देंगे।
इसके बाद दूसरा खजाना और तीसरा खजाना है। उलझन भरे चेहरे के साथ शौचालय पर बैठे। कुछ ही दूरी पर वह शौचालय है जिसका प्रयोग अवि ने प्रदर्शन के तौर पर किया था। राजेश कपूर ने इसे बार बार समझाया। तनु के चुप रहने की समस्या हल हो गई। रिया को भी इसका उपयोग करना समझ आ गया और सब कुछ सुचारू रूप से हो गया। जब मीरा शर्मा ने इसे देखा तो वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुईं। ये बच्चे बहुत होशियार हैं, वे इसे तुरंत सीख लेते हैं। राजेश भी बहुत खुश थे। मैं शौचालय में बच्चों के लिए एक छोटा शौचालय बनवाऊंगा ताकि उन्हें पेशाब करने में सुविधा हो। बच्चों को पेशाब और मल त्याग के लिए स्वयं शौचालय जाने के लिए मार्गदर्शन करें। ऐसा लग रहा था जैसे दंपति को विजय की सुबह दिखाई दे रही हो। जब विहू घबराकर छोटे से शौचालय पर बैठ गया, वह उस पर अपना सिर झुकाकर और अपना छोटा सा नितंब उघाड़े हुए बैठा था और गहरी नींद सो रहा था। ये शौचालय है और यहाँ रखी गई कुर्सी सिर्फ एक छोटी सी कुर्सी है। राजेश कपूर, उसने विहू को जगाया और कहा, जल्दी से शौच जाओ। विहू ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया, नींद भरी आंखें खोली और धीरे से जम्हाई ली। पुह थूह, राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए उसे फुसलाया, आओ यहाँ शौच करो। चारों खजानों का मार्गदर्शन करने के लिए राजेश कपूर ने अवि की उपलब्धियों को एक तरफ रख दिया और उसकी ओर इशारा किया। राजेश कपूर ने इशारा किया, पुप पुप। विहू थोड़ा सा चौंका और अपने नंगे नितंबों के साथ खड़ा हो गया। नहीं। राजेश कपूर ने बड़े शौचालय की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आपके लिए है पिताजी और माँ। नहीं चाहिए, विहू ने परेशान होकर मना कर दिया। खींचो, चूसो चूसो। जब राजेश कपूर ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत चारों खजाने तुई तुई और चौचौ दे दिए। विहू को आराम महसूस हुआ और वह फिर से छोटे से शौचालय पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे एक छोटा सा स्टूल समझ रहा हो। राजेश कपूर चिल्लाया, रैम्बो। रैम्बो एक खटपट के साथ आया और राजेश कपूर ने उसे 4 खजाने सौंप दिए। मुझे उस पर नज़र रखने में मदद करो और उसे नीचे न जाने दो। सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने से बचने के लिए राजेश कपूर के टॉयलेट साफ करने के बाद विहू टॉयलेट पर बैठकर खूब मस्ती कर रहा था। राजेश कपूर ने उसे उठाया और कहा, ठीक है, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। लगता है हमें अभी भी एक तेज पुल बनाने की ज़रूरत है। राजेश कपूर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अरुण कुमार को फ़ोन किया। उसे ऊंचाई समायोज्य डायपर खरीदने दें। पूरा विला उसके लिए सुसज्जित था। आधे घंटे बाद अरुण कुमार पाई लेकर आए। वह राजकुमारी की पोशाकें भी लेकर आई जिन पर राजेश की नज़र थी। मीरा शर्मा बहुत खुश थीं। मैं छोटी राजकुमारी के लिए हेयर पिन और हेयर टाई भी लाया हूँ। ये सभी ज़ियातों द्वारा चुने गए थे। मुझे लगता है कि वे सभी अच्छे दिखते हैं। मीरा शर्मा ने उस प्यारे हेयर पिन को देखा और उसे छोड़ नहीं सकी। कल्पना कीजिए कि इसे पहनने वाले शिशुओं पर यह कैसा दिखेगा। मेरे लिए उसे धन्यवाद। अरुण कुमार मुस्कुराए और बोले, भाभी आप बहुत विनम्र हैं। ये तो बस एक छोटा सा उपकार है। भैया भाभी, मुझे और भी काम है, इसलिए मैं व्यस्त रहने वाला हूँ। ठीक है, आज आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अभी इसे ले आता हूँ। बच्चों को गिरने से बचाने के लिए राजेश ने पुडिंग पूल में एक फिसलन रोधी चटाई भी बिछा दी। आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद राजेश कपूर ने आखिरकार इसे पूरा कर लिया। बच्चे मल त्यागने वाले हैं, इसलिए इसका उपयोग करने का ये सही समय है। राजेश ने अवि और विहू को पास आकर एक पंक्ति में खड़े होने को कहा। उन्हें अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए राजेश ने अवि का समर्थन करने का नाटक भी किया और कुछ नकली हौंफने की हरकतें भी कीं। मुझे डकार आ रही है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता, इससे मुझे असुविधा होगी। चारों शिशुओं में से छोटा अवि सबसे अधिक स्थिर और आज्ञाकारी है। राजेश कपूर ने पूल से कहा, टुट टुट। अवि अब और नहीं रुक सका और वह कांपने लगा तथा उल्टी करने लगा। उत्तम। राजेश ने अवि को चूमा और उसकी तारीफ की। अवि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अवि को बाहर भेजो। फिर विहू को। विहू चंचल था और उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। वह मुस्कुराते हुए राजेश की ओर देख रहा था। ये स्पष्ट है कि वह चाहता है कि राजेश नाराज हो। राजेश कपूर ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं बेबी, तुम्हें ये स्वयं ही करना होगा। विहू अनिच्छा से पपई तालाब के सामने खड़ा था। एक स्टॉप 5 मिनट की दूरी पर। राजेश कपूर। वह उठकर विहू के पास खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा।
विहू खड़े खड़े थक गया था और छोटे से शौचालय की ओर देखकर कुछ देर बैठना चाहता था। राजेश ने अपना सिर ऊपर नीचे करने का नाटक किया और विहू आराम से राजेश की बाहों पर झुकना चाहता था। राजेश कपूर उनसे काफी दूर थे और वह चौंककर तुरंत उनके करीब आ गए। अंततः शोरगुल समाप्त हो गया और चारों खजानों को वापस रख दिया गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे खजाने हैं। उनमें से एक गहरे गुलाबी रंग का है और दूसरा हल्के गुलाबी रंग का है, बहुत सुंदर। आज जब दोनों छोटी लड़कियां चल रही थीं, तो उनकी चोटियां कांप रही थीं। वे वहां बहुत देर तक बैठे रहे, फिर आहें भरने लगे। राजेश कपूर ने उन्हें बताया कि यह शौच और पेशाब करने की जगह है। तीसरे बच्चे को तो बात समझ आ गई, लेकिन दूसरा बच्चा बिना ध्यान दिए खेलने चला गया। वॉकर के बिना दंपति चिंतित थे और उन्हें उन पर नजर रखनी पड़ी। फर्श लकड़ी का बना है और इस पर गिरने से बहुत चोट लगती है। राजेश कपूर ने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। उन्हें लगा कि यह एक लंबा और कठिन काम है और उन्हें इसे धीरे धीरे करना होगा। इसके बाद अरुण कुमार द्वारा लाए गए सभी राजकुमारी के कपड़े धोकर बाहर सुखा दिए गए। इस समय लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया है। मनीष कपूर और कुछ और लोग विला सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। लंच तैयार होने के बाद मैं उन्हें फ़ोन करूंगा। मीरा शर्मा बच्चों के साथ थीं, जबकि राजेश रसोई में खाना बना रहा था। आज बच्चों के लिए क्या स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता बनाया जाए, इस बारे में सोच रही हूँ। दोपहर का भोजन तैयार करने के बाद मीरा शर्मा ने बच्चों को खाने की कुर्सियों पर बिठाया और उनके हाथ मुंह धुलवाए। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने उन्हें आधा खाना खिलाया और बाकी खुद खा लिया, ताकि बच्चे अच्छे से खाना खा सकें। राजेश ने उनके नाश्ते को कम कर दिया ताकि जब बच्चे भूखे हों तो वे गंभीरता से अपना खाना खा सकें। इसके बाद राजेश ने मनीष कपूर समेत कई लोगों को फ़ोन किया। खाने की मेज पर मनीष कपूर ने कहा कि वे कल वापस जाएंगे और परसों कॉलेज प्रवेश परीक्षा का परिणाम देख सकेंगे। जब ग्रेड के बारे में बात की गई तो वे चारों थोड़े घबरा गए। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है, समय आने पर मुझे बताना याद रखना। सूरज अब इतना चमक रहा है कि सुबह धोई गई स्कर्ट दोपहर में पहनी जा सकती है। राजेश ने खुशी खुशी अपने दूसरे और तीसरे बच्चे को कपड़े पहनाए और उन पर प्यारे प्यारे हेयरपिन लगा दिए। पत्नी, हमारी बेटी इतनी प्यारी क्यों है? वे बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। दोनों छोटी राजकुमारियों ने गुलाबी और सुनहरे रंग की चमकदार पफी स्कर्ट पहनी हुई है, वे बहुत प्यारी हैं। राजेश ने मन ही मन सोचा, अब से मैं उन्हें हर दिन सुंदर कपड़े पहनाऊंगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग बेटियां पैदा करना पसंद करते हैं। कितनी प्यारी, कोमल और देखभाल करने वाली बेटी है। किसे ये पसंद नहीं, किसे ये पसंद नहीं, किसे यह नहीं चाहिए। जब बच्चे खेल रहे थे, मीरा शर्मा ने राजेश को धक्का देकर पूछा, क्या तुम्हें बेटियां पसंद हैं? तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? राजेश आश्चर्य से पीछे मुड़ा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों तरह के प्यार की तुलना नहीं की जा सकती। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को गले लगाया और कहा, पति जी, आप मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करना बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एक बेटी है। राजेश कपूर तो और भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मां होने के नाते मीरा शर्मा को इन बातों की परवाह क्यों है। महिलाओं के विचार कभी कभी सचमुच अजीब होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हो और मेरी बेटी है। राजेश कपूर ने उसका हाथ पकड़ा और विषय बदलते हुए कहा, आज रात हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे देखेंगे। मुझे आश्चर्य है कि मनीष कपूर और बाकी लोगों ने कैसा प्रदर्शन किया। आज रात मुझे आश्चर्य है कि कितने अभ्यर्थी अपने परिणाम देखने के लिए देर रात तक जागते रहते हैं। उनके लिए हर दिन एक साल जैसा लगता था और हर मिनट और हर सेकंड यातना बन जाता था। मनीष कपूर, मानसी और अन्य लोगों के मेरठ लौटने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग शुरू कर दी। यश वर्मा, दरअसल मैंने आपको यह नहीं बताया था कि जब मैंने पहले अपने अंकों का अनुमान लगाया था तो मैंने सोचा था कि मैं बीजिंग विश्वविद्यालय जा सकता हूँ। यश वर्मा, मुझे नहीं पता कि मेरा ये रहस्यमय आत्मविश्वास कहाँ से आता है, लेकिन यह वह स्कोर है जिसका मैंने अनुमान लगाया था। मानव, दरअसल मैंने आपको यह नहीं बताया था कि जब मैंने पहले अपने अंकों का अनुमान लगाया था तो मैंने सोचा था कि मैं बीजिंग विश्वविद्यालय जा सकता हूँ। यश वर्मा, मानसी, मनीष कपूर, मानसी, दरअसल मैंने आपको यह नहीं बताया था कि जब मैंने पहले अपने अंकों का अनुमान लगाया था तो मैंने सोचा था कि मैं बीजिंग विश्वविद्यालय जाऊंगी। यश वर्मा, मानव,
मनीष कपूर, दरअसल मैंने आपको यह नहीं बताया था कि जब मैंने पहले अपने अंकों का अनुमान लगाया था तो मैंने सोचा था कि मैं मुंबई विश्वविद्यालय जा सकता हूँ। मानसी, यश वर्मा, मानव, बिना किसी पूर्व सहमति के कई लोग, जिनकी संख्या 23,333 थी, लड़ने लगे। मानसी ने पूछा, क्या हम सब थोड़ा उदास हो सकते हैं? कहते हैं कि जब लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं तो अक्सर अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं। यश वर्मा, मैं इस पर यकीन करना ज्यादा पसंद करूंगा, न कि न मानना। जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे घबराहट होती है। मानव, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बस नतीजों का इंतजार करो। यश वर्मा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता घबराहट में इधर उधर घूम रहे थे और पूरे समय आपस में कुछ बुदा रहे थे, जिससे मैं भी घबरा गया था। मानसी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं बीजिंग विश्वविद्यालय जा सकती हूँ। मनीष कपूर, यदि मुझे बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया तो मैं 1 साल और पढ़ाई दोहरा सकता हूँ। इस विषय को आगे बढ़ाने के बाद कई लोगों ने इसे दोबारा पढ़ने की भी योजना बनाई। जब मैं बात कर रहा था तो मुझे लगा कि परिणाम इतने डरावने नहीं थे। मानसी शौचालय में चली गई और राकेश जैन कंप्यूटर के सामने हाथ मलते और लगातार धूम्रपान करते रहे। बेटा, अगर हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। चाहे आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हो या कोई कक्षा दोहरा रहे हो, पिताजी आपका समर्थन करते हैं। इस बार उनके बेटे ने इतनी मेहनत की है कि उसे परिणाम की परवाह नहीं है। जब से उन्हें पता चला कि उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तब से उन्होंने उसके जीवन के लिए योजनाएं बना ली थीं। मानसी ने राकेश जैन की ओर देखा जो लगातार अपने पैर हिला रहा था। पिताजी, मैंने अपना मन बदल लिया है। अगर मुझे बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिलता है तो मैं 1 साल और कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर सकता हूँ। दूसरी ओर, आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। राकेश जैन ने सूखी हंसी में कहा, सामान्य। वास्तव में, मानसी अपने अंकों का अनुमान लगाने के लिए वापस आए और कहा कि उसे बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता है। उन्होंने सोचा कि यह एक कल्पना है, लेकिन वह अपने बेटे के आत्मविश्वास को कम नहीं करना चाहते थे। कुछ दिन पहले ही मानसी ने अपने बेटे के शिक्षक तनुज से मुलाकात कर इस घटना का जिक्र किया था। मानसी की प्रगति से शिक्षक बहुत आश्चर्यचकित थे। जब तक मैं अच्छा प्रदर्शन करता रहूंगा, मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कूल में प्रवेश पाना मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। इससे राकेश जैन को आशा मिली, शायद मेरा बेटा सचमुच परीक्षा में पास हो गया। मानव क्षमता अनंत है और यदि कोई अपना मन लगाए तो सफलता संभव है। देखिए, राकेश जैन, जो मूल रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में रुचि नहीं रखते थे, अब हर दिन अपने परिणामों की जांच करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि यह अपेक्षा व्यक्त नहीं की जा सकती ताकि मेरे बेटे पर दबाव न पड़े। मानसी शौचालय में गई और बाहर आकर अपने दोस्तों को संदेश भेजना जारी रखा। 10 बजे, 11 बजे, 11:30। राकेश जैन ने अपनी छाती ढक ली और महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मानसी चौंकी, पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिताजी, सब ठीक है, सब ठीक है। परिणाम जारी होने में अब 5 मिनट से भी कम समय बचा है। उसे डटे रहना होगा। सुबह के 12 बजे थे। राकेश जैन ने कांपते हाथों से धीरे से कीबोर्ड पर टैप किया और अपने बेटे का छात्र आईडी नंबर दर्ज किया। सिस्टम व्यस्त है, कृपया बाद में पुनः जांच करें। जैसी कि उम्मीद थी, आधिकारिक वेबसाइट क्रैश हो गई। यह एक आम बात है। इस समय मानसी ने समूह में पूछा, क्या आपने परिणाम की जांच की है? जवाब है, नहीं, आधिकारिक वेबसाइट बंद है। दूसरी ओर, मनीष कपूर क्वेरी पर क्लिक करते रहे, लेकिन सिस्टम ने संकेत दिया कि यह व्यस्त है। बार बार निराशा के बाद घबराए हुए देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी। मनीष कपूर को सांत्वना दीजिए और खुद को भी सांत्वना दीजिए। थोड़ा और इंतजार करो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। वे तीनों 5 मिनट तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहे। मनीष कपूर ने बस क्लिक किया और पेज को रिफ्रेश किया और स्कोप बॉक्स सामने आ गया। एक क्षण में उसने पृष्ठ को अपने हाथ से ढक लिया। यह इतना रोमांचक था कि वह तैयार होने से पहले ही बाहर आ गया। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी दंग रह गए। इसे क्यों ढक रहे हो? चलो देखते हैं। मनीष कपूर ने पलटकर कहा, पापा, मम्मी, मुझे दिखाओ। 10 सेकंड से भी कम समय में दंपति ने आश्चर्य से अपने बेटे को गले लगा लिया। ग्राउंड हॉग जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। मनीष कपूर ने पलटकर देखा कि उनके कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंक 700 से अधिक थे। उसका दिल रुक गया।
वह सांस लेना भूल गया और उसका दिमाग खाली हो गया। हालांकि दूसरी ओर राकेश चैन को इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मानसी घबराई हुई टॉयलेट में बैठ गई और ग्रुप चैट में आए मैसेज का जवाब नहीं दिया। वह बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। राकेश चैन ने माउस पर तेजी से क्लिक किया और उनके अथक प्रयासों के कारण लगभग 20 मिनट बीत गए। पेज रिफ्रेश हुआ और स्कोर बॉक्स सामने आ गया। राकेश चैन ने डर के मारे अपनी आंखें ढक लीं, लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा और जल्दी से देखने के लिए आगे बढ़ा। बेटा, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मानसी डर गई और शौचालय से बाहर भागी। क्या तुम्हें पता चला स्कोर क्या है? झाओ गुझी ने अपने बेटे को गले लगाया, जो उससे लंबा था और एक बच्चे की तरह उत्साहित था। बेटा, अब तुम बीजिंग विश्वविद्यालय जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। मानसी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। क्या ये सच है? राकेश चैन ने अपने बेटे की तरफ देखा और बहुत खुश हुए। सच है बेटा, तुम कमाल हो। जब मानसी ने अपने ग्रेड देखे तो पाया कि उसने बीजिंग विश्वविद्यालय के प्रवेश स्कोर से 20 से अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं। अनुमानित स्कोर और वास्तविक स्कोर के बीच कुछ विचलन है। मानसी ने जानबूझकर अपने अंक कम आंके ताकि वह मानसिक रूप से तैयार रहे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे इतना आगे निकल जाएगा। मानसी वहां स्तब्ध खड़ी रही, मानो वह कोई सपना देख रही हो। 30 दिन, 1 महीने के अथक प्रयासों का परिणाम आज सामने आया है। मानसी को लगता है कि उनमें असीमित क्षमता है। राकेश चैन इतने उत्साहित थे कि उन्होंने पहले से ही होटल बुक करने और भोज आयोजित करने की तैयारी कर ली थी। अंततः समूह में एक खबर आई। मनीष कपूर, क्या आपको स्कोर पता चल गया है? मानसी, वाह, ख्वाहिश पूरी हो गई। चौथे भाई, आपका क्या हाल है? मनीष कपूर, मैं भी। मानसी, बीजिंग विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय? मनीष कपूर, मुंबई विश्वविद्यालय। मानसी, सिंक में लेटी हुई। जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आए तो कुछ लोग खुश थे जबकि अन्य दुखी थे। मानव ने परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त किए। वह बीजिंग विश्वविद्यालय के लिए उत्तीर्ण अंक तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। जहां तक बात है कि आप अंदर जा पाएंगे या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। यश वर्मा, अरे यार, अभी तक मेरे नंबर नहीं आए। मैंने टेस्ट में बहुत बुरा तो नहीं किया था। यश वर्मा, मैं अभी बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ। मानसी, घबराओ मत, एक क्षण रुको। सभी लोग यश वर्मा को सांत्वना दे रहे थे, जिससे यश वर्मा बहुत चिंतित हो गया। अंततः उसकी मां ने कहा कि परिणाम आ गए हैं। यश वर्मा, परिणाम आ गए हैं। हर कोई पूछता रहा, कैसा रहा? यश वर्मा, हम अभी भी बीजिंग विश्वविद्यालय संबद्ध हाई स्कूल के उत्तीर्ण अंक से 8 अंक दूर हैं। यश वर्मा, मुझे थोड़ी देर शांत होने दो, मैं चुप रहकर इसे पचाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद यश वर्मा बिस्तर पर लेट गए और बहुत असहज महसूस करने लगे। उनके माता पिता उनके परिणामों से बहुत संतुष्ट हैं और वे एक अच्छे विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन वह दुखी था। चारों लोगों में से उसका बुनियादी ज्ञान सबसे कमजोर था और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसने कितना प्रयास किया था। आपने अवश्य ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई की होगी। समूह में सभी ने उसे सांत्वना दी और यश वर्मा को अंततः काफी सहजता महसूस हुई। यश वर्मा, मैं बीजिंग में ऐसे विश्वविद्यालयों की तलाश में हूं जो मेरे लिए उपयुक्त हों। मैं आपके साथ बीजिंग जाना चाहूँगा। यश वर्मा, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। यश वर्मा, मुझ में इसे अकेले पढ़ने का साहस नहीं है। सभी ने उसे सांत्वना देने के लिए बात की, विशेषकर मानव ने। प्रवेश को लाइन अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए ये देखना अभी बाकी है कि आपको प्रवेश मिलेगा या नहीं। मनीष कपूर को उनकी इच्छानुसार मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, जिससे देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। प्रवीण कपूर और अन्य लोगों को तुरंत खुशखबरी बताएं, वे भी इंतजार कर रहे हैं। मनीष कपूर के ग्रेड हमेशा स्कूल में टॉप 50 के आसपास रहे हैं और वह स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक है। उसके लिए किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला पाना कोई समस्या नहीं है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय में आवेदन करना है, तो उनमें से कितनों ने मन ही मन यह महसूस किया कि वे इसके प्रति आशावादी नहीं हैं। मजाक कर रहे हो क्या? सिर्फ 1 महीने में तुम तेजी से तरक्की करना चाहते हो? ये तो बस एक मूर्ख का सपना है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सचमुच काम करेगा। तीसरी चाची ने फोन रख दिया और वे आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं।
सबसे छोटे परिवार के 2 बेटों को देखो, वे सफल हो गए हैं। प्रवीण कपूर अपने बेटे जतिन कपूर से बहुत संतुष्ट होते जा रहे थे, इसलिए उन्हें ये सुनना अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, आपका बेटा तो असफल हो गया है? तीसरी चाची खुशी से मुस्कुराई, तुमने कुछ प्रगति की है। ईशान कपूर सचमुच खुश थे, लेकिन थोड़े उदास भी थे। अन्य भाई बहनों को देखिए, उनके परिवार सामंजस्यपूर्ण हैं, उनके बेटे होनहार हैं और उनकी बहुएं पुत्रवत हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अंततः अकेला रह गया। राजेश कपूर मनीष कपूर से समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे और लगभग 1 बज चुका था। बड़ा भाई, जब राजेश कपूर ने अपने भाई की उत्साहित आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। भैया, मेरा दाखिला मुंबई यूनिवर्सिटी में हो गया है। राजेश कपूर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, बधाई हो। आप जो चाहें, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मनीष कपूर ने खुश होकर कहा, आपके समर्थन और प्रोत्साहन से मुझे बहुत मदद मिली है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, स्नातक भोज कब होगा? मनीष कपूर ने सिर हिलाया, पता नहीं, मम्मी पापा इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। ठीक है, जब आप निर्णय ले लें तो मुझे बताइएगा। कॉल के दौरान मीरा शर्मा लगातार सुनने के लिए आती रहीं और सचमुच बहुत खुश थीं। अद्भुत, मात्र 30 दिनों में ऐसे परिणाम प्राप्त करना सचमुच प्रेरणादायक है। बाकी सबके ग्रेड कैसे हैं? राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, उन दोनों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। हम बीजिंग विश्वविद्यालय साथ साथ पढ़ने के लिए सहमत हो गए। मानसी ने अंक सूची पास कर ली, मानव ने पास दे दिया, यश वर्मा 8 अंकों से चूक गया। मीरा शर्मा को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वे पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे थे। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो सकता, अपनी सर्वोत्तम कोशिश करें। राजेश कपूर ने पूछा, आपका भाई होने के नाते मैं आपको उपहार में क्या दूं? ये बात मीरा शर्मा को बहुत हैरान कर गई। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, चिंता मत करो, जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसके बारे में धीरे धीरे सोचूंगा। अगले दिन राजेश कपूर ने विहू का ध्यान रखा और उसे छोटे शौचालय पर बैठकर शौच करने दिया। विहू खेलते खेलते शौचालय चला गया। इधर तनु जाग गई, छोटे शौचालय की व्यवस्था करें। अगला था अभी, जो शौचालय में गया और उसने देखा राजेश कपूर का गुस्सा फूटने वाला था। तनु और विहू शौचालय पर बैठे हैं और बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। 2 छोटे गार्डों को पकड़कर उन्हें घुमा दिया। राजेश कपूर ने अपने हाव भाव पर नियंत्रण रखने की बहुत कोशिश की और अभी को शौचालय पर लिटा दिया। आप क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं या घोड़े पर सवार होते हैं? राजेश कपूर ने एक एक करके सभी को चेक किया और सब कुछ ठीक था, कहीं कोई बदबू नहीं थी। राजेश ने विहू और तनु को याद दिलाया, जल्दी करो और शौच जाओ। अभी ने जम्हाई ली और समस्या हल करने लगा। राजेश कपूर बहुत खुश हुए, वो बॉस बनने के लायक थे। उनका शौच में आगे रहना ठीक था। अभी को अन्य 2 बच्चों से प्रभावित होने से बचाने के लिए राजेश कपूर अभी के सामने उखड़ू बैठ गए। तनु का चेहरा दीवार की ओर कर दें और फिर तनु और विहू को दीवार की ओर मुंह करके शौच कराएं। फिर मैं 3 खजानों की देखभाल करने चला गया, अभी भी दीवार की ओर मुंह करके शौच कर रहा था। राजेश ने अभी का सामान पैक किया और उसे मीरा शर्मा को सौंप दिया। दूसरा बच्चा भी बरामद हो गया और फिर चौथा बच्चा भी। 10 महीने के बच्चे का मल पर कोई नियंत्रण नहीं होता और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। राजेश कपूर को डर था कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वे शौचालय में खेलने लगेंगे। आइए खेलते हैं, आप इसका स्वाद चखें, आप इसका स्वाद ध्यान से चखें। सभी शिशुओं की देखभाल के बाद अंतिम 3 खजाने बचे हैं। यह अभी भी परिचित दृश्य था, आलसी ढंग से झुका हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे वह दिवास्वप्न देख रहा हो। राजेश कपूर दरवाजे से टिककर अपना सिर हिला रहे थे और आह भर रहे थे। मीरा शर्मा ने पहले ही बच्चों को नहला धुलाकर साफ कर दिया है। राजेश खुशी खुशी दोनों छोटी राजकुमारियों के बाल बनाने आया। पिछले कुछ समय के अनुभव के आधार पर राजेश कपूर को ये काम बहुत जल्दी समझ आ गया और उन्होंने 3 लटों वाली चोटी बना ली। लेकिन तनु के बाल प्राकृतिक रूप से घुंघराले हैं। राजेश ने अपने बालों को बीच से बांटा, फिर 2 लटों में बांटा, फिर 2 और लटों में बांटा और अंत में उन्हें एक साथ बांध दिया। उत्तम। राजेश बहुत संतुष्ट था और मीरा शर्मा ने उसकी खूब प्रशंसा की। पतिदेव, आप अद्भुत हैं। आप और अधिक कुशल होते जा रहे हैं।
राजेश कपूर ने विनम्रता से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बेटी बहुत सुंदर है। अपनी बेटियों को हर दिन सुंदर कपड़े पहनाएं। यदि आपको उपलब्धि का एहसास हो तो बस पूछिए। नाश्ता करते समय बच्चों ने बिब्स पहन रखे थे और बहुत गंभीरता से खाना खा रहे थे। राजेश ने सोने से पहले दूध पीने की मात्रा कम कर दी। सुबह उन्हें बहुत भूख लगी थी और उन्होंने बहुत जल्दी खाना खा लिया। प्रिय, अब बच्चों के नाखून काटने का समय हो गया है। राजेश कपूर ने भी इसे देखा और कहा, नींद के समय इनके बाल काट दो। दोपहर को बच्चों को सुलाने के बाद मीरा शर्मा ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाई, जबकि राजेश ने बच्चों के नाखून काटे। फिर मैंने नाखून काटने वाली मशीन बदली और बच्चों के पैरों की उंगलियां काट दीं। एक व्यस्त समय के बाद राजेश और मीरा शर्मा ने दोपहर की झपकी ली। दोपहर में विहू, जो मस्ती कर रहा था, अचानक गतिहीन हो गया और अजीब सा दिखने लगा। राजेश को पता था कि कुछ होने वाला है। विहू को तुरंत बाथरूम में ले जाएं और शौचालय पर बैठा दें। फिर मीरा शर्मा दूसरे बच्चे को भी लेकर आईं। उन्हें कुछ भी गलत करने से रोकने के लिए राजेश ने उन्हें पीछे मुड़ने के लिए कहा। जो लोग खेलना पसंद करते हैं उनके लिए जहां भी वे जाते हैं वहां हमेशा जगह होती है। राजेश कपूर दरवाजे पर बैठ गए। ये घोड़ा नहीं है, ये शौचालय है। सब लोग बैठ जाओ और ठीक से शौच करो। 2 दिन बाद राजेश कपूर ने अंततः उन्हें शौच करना सिखाया ताकि कम से कम वे अपना व्यवहार ठीक रख सकें। उस रात लंबे समय से बंद पड़ी प्रणाली पुनः काम करने लगी। काटना, क्योंकि मेजबान चच का बच्चा अकेले खेलता है, अकेले शौचालय जाता है और अकेले खाता है, इसलिए मैंने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। इनाम, सान्या सीव्यू विला। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। विला की चाबी मेजबान के बैकपैक में है। सुबह राजेश कपूर ने अपना बैग खोला और उसमें चाबियों का एक अजीब सा सेट पाया। और बैकपैक के अंदर एक मोटा फोल्डर है जिसमें दस्तावेज और अन्य चीजें रखी हैं। सान्या क्योंगजो प्रांत में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन समुद्र तटीय सैरगाह है। समुद्र का दृश्य देश में सबसे अच्छे दृश्यों में से एक है और हर साल अनगिनत पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस समय सान्या जाने का अच्छा समय है। नाश्ते के बाद राजेश ने मनीष कपूर को बुलाया और पूछा, क्या मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊं? आप कहाँ जा रहे हैं? सान्या, मनीष कपूर भावुक हो गए, ठीक है, मम्मी पापा को भी बुला लो। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, जब तक आप खुश हैं अपने दोस्तों को बुलाना ठीक है। जब समय आएगा तो तुम लोग आ जाना और मैं तुम्हारे साथ चलाऊंगा। भाई, तुम सबसे अच्छे हो। राजेश कपूर मुस्कुराए। जहां तक मानसी और अन्य लोगों की बात है, राजेश सचमुच सोचता है कि वे महान हैं। प्रिय, सामान पैक करो, हम सान्या जा रहे हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जियाओ जी को बधाई। जब मीरा शर्मा को सान्या जाने की बात पता चली तो उन्होंने पूछा, हनी, क्या ये सच है? उसे बच्चों की तरह उत्साहित देखकर राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मीरा शर्मा ने आश्चर्य व्यक्त किया और खरीदारी की सूची लिखनी शुरू कर दी। स्विमसूट, स्विमिंग कैप, धूप का चश्मा, सनस्क्रीन, शिशुओं के लिए सनस्क्रीन। राजेश कपूर ने नींद में डूबी रिया को उठाया और कहा, बेबी, चलो सो जाओ। रिया राजेश कपूर की छाती पर लेट गई और उसे सहलाने लगी। अंततः छोटा लड़का विहू अभी भी रैम्बो के साथ गेंद खेल रहा है। रैम्बो अब बहुत सुंदर है, बर्फ की तरह सफ़ेद, स्याही की तरह काला, और उसकी आंखें ज्ञान से भरी हैं। विहू को सोने से पहले रैम्बो के सहारे सोना पसंद है। देखो, अभी वे गेंद खेल रहे थे लेकिन अब वे एक दूसरे के बगल में सो रहे हैं। विहू रैम्बो के ऊपर लेटा हुआ था, उसकी सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। बिग वाइट हेड जमीन पर सो रहा था। राजेश कपूर ने जाकर विहू को एक छोटी सी रजाई ओढ़ा दी ताकि वह और रैम्बो कुछ देर और सो सकें। मीरा शर्मा ने लेखन कार्य समाप्त करने के बाद कल खरीदारी करने जाने की योजना बनाई। सान्या समुद्र तट पर चीजें सचमुच बहुत महंगी हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर एक स्विमसूट 8 या 900 रुपये में बेचा जा सकता है। जब छुट्टियों के दौरान व्यापार अच्छा होता है तो मैं आपको 1000 से अधिक बेच सकता हूँ। वह बेवकूफ़ नहीं थी और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसे जाने से पहले सारी तैयारी करनी पड़ी। वह खुशी खुशी राजेश कपूर के साथ लेट गई। प्रिय, कितने कमरे बुक करने चाहिए? मुझे हिसाब लगाने दो।
हमारा 6 सदस्यीय परिवार एक कमरे में रहता है। मेरे माता पिता एक कमरे में रहते हैं और जियाओ जी और उसके 4 दोस्त एक सामान्य कमरे में रहते हैं। 3 कमरे। मीरा शर्मा ने होटल ढूंढने के लिए एक ट्रैवल ऐप का इस्तेमाल किया और सान्या के पास होटल खोजे। मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। यह इतना महंगा क्यों है? आपके पास अभी भी कमरा नहीं है? राजेश कपूर देखने आए। उपलब्ध आवास या तो सबसे महंगे हैं या सबसे सस्ते युवा छात्रावास हैं। महंगे होटल का किराया 800 रुपये प्रति रात से अधिक है और सस्ते होटल का किराया कम से कम 200 से 300 रुपये है। और यह ऐसा था जिसमें नाश्ता शामिल नहीं था, इसमें खिड़कियां नहीं थीं और 1.2 मीटर का बिस्तर था। अन्य की तो बात ही छोड़िए, वे तो बहुत महंगे हैं। लेकिन फिर भी उनमें से कई पर मामला दर्ज किया गया है। मीरा शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रिय, ये बहुत महंगा है। हमारे पास 3 कमरे हैं और इसका किराया एक रात का 3000 से ज़्यादा है, यानी हफ्ते का 20,000 से ज़्यादा। हालांकि अब उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध है, लेकिन वह अब भी सोचती है कि यह बहुत महंगा है। भोजन खर्च आदि का तो जिक्र ही नहीं। वह मोटर होम में रहने की भी योजना बना रही है। राजेश कपूर कुछ कहते उससे पहले ही मीरा शर्मा बोली, जियाओ जी को इस बार बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। 1000 से ज़्यादा की जगह तो छोड़िए, अगर 3-4 हज़ार भी हो तो भी वो रुकेगा। ये सोचकर मीरा शर्मा को लगा कि अब ये महंगा नहीं रहा। मैंने फिर से होटल देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इस दौरान कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छुट्टियों पर होते हैं और सान्या की यात्रा का समय बिल्कुल सही था। होटल में लगभग कोई जगह नहीं बची है। प्रिय, हमें क्या करना चाहिए? होटल में कोई कमरा नहीं है। चिंता मत करो, अपने पति को इस मामले को संभालने दो। राजेश कपूर की बात सुनकर मीरा शर्मा को राहत महसूस हुई। उस रात मनीष कपूर ने व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने दोस्तों से सान्या घूमने जाने को कहा। मानसी तुरंत सहमत हो गई। वह हर साल सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर सान्या जाते हैं और उन्हें ये जगह बहुत पसंद है। यश वर्मा थोड़ा उदास थे। मानव और अन्य लोगों ने कुछ दिनों तक उन्हें सांत्वना दी और अंततः वे इससे उबर गए। उसने बाहर जाकर आराम करने की योजना बनाई, इसलिए उन चारों ने बाहर जाकर एक साथ खेलने का निश्चय किया। सुनीता कपूर और देवेंद्र कपूर अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुश थे। मैंने सुना है कि वे स्वयं मल मूत्र त्याग कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया बात है। सुनीता कपूर और देवेंद्र कपूर ने अपना सामान पैक कर लिया। तुम सामान पैक करो, मैं अपने दूसरे और तीसरे भाई को बुलाता हूँ। हम कल ताश नहीं खेलेंगे। फोन रखने के बाद देवेंद्र कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दूसरे और तीसरे भाई भी जाना चाहते थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सुनीता कपूर ने सहमति जताते हुए कहा, ये सही है, हम राजेश और अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकते। कृपया मेरी मदद करें, मुझे अपने पोते पोतियों से मिलने जल्दी जाना है। तुम्हें पता नहीं, कल रात वीडियो में लड़कियां कितनी खूबसूरत थीं। देवेंद्र कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उन्हें देखता तो उन्हें दादाजी कहता। अपने छोटे पोते के बारे में बात करते समय उनका दिल लगभग पिघल गया। अगले दिन कई लोग स्टेशन पर मिले और ट्रेन से रवाना हो गए। मानसी ने उत्साहित होकर कहा, मैं सान्या से अच्छी तरह परिचित हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगी। मैं पहले भी सान्या गया हूँ और मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं। मानसी ने इशारा करते हुए कहा, हम एक नाव किराए पर लेकर उसे चला सकते हैं। हम ट्रेल्स पर भी जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारे हैं। मुझे आपको भरपूर मज़ा देने के लिए ले जाना चाहिए। बड़े भाई ने इस बार हमें आमंत्रित किया है, लेकिन मैं आप लोगों में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ही सारा खर्च उठाना होगा। मानसी ने इस बार राकेश चैन से बहुत सारे पैसे मांगे। सबसे बड़े भाई होने के नाते उसे सबसे बड़े भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए और अपना आचरण दिखाना चाहिए। यश वर्मा मुस्कुराए, तब तो हम विनम्र नहीं रहेंगे। मानसी हंसी, मेरे साथ विनम्र मत बनो। जब वे बातचीत कर रहे थे तो आगे की पंक्ति में बैठे देवेंद्र कपूर और सुनीता कपूर दोनों हंस पड़े। मेरे बेटे के सभी सहपाठी अच्छे हैं। जब हम दोपहर को ग्रीन लेक विला पहुंचे तो राजेश ने पहले से ही दोपहर का भोजन तैयार कर रखा था। सुनीता कपूर और देवेंद्र कपूर ने हाथ मुंह धोए और तुरंत अपने पोते को देखने चले गए। ओह मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें दादी माँ की याद आती है? क्या तुम्हें? विहू सुनीता कपूर की बाहों में खिलखिला उठा।
उसने ये सब गले लगाया और इतनी खुश थी कि वह ये सब संभाल नहीं सकी। मेरी प्यारी दादी, आपने एक छोटी राजकुमारी की तरह कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर। हे भगवान, रिया कितनी सुंदर और मनमोहक है। सुनीता कपूर इसे छोड़ नहीं सकी और एक बार जब उन्होंने इसे पकड़ लिया तो इसे नीचे रखने में हिचकिचाहट महसूस की। बच्चे सचमुच हर दिन अलग होते हैं। देवेंद्र कपूर अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे थे। सबकी अच्छी देखभाल हो रही थी और वे और भी सुंदर होते जा रहे थे। रिया ने सुनीता कपूर और अन्य लोगों को काफी समय से नहीं देखा था और वह थोड़ा शर्मीला था, इसलिए उसने बाबा कहकर पुकारा। राजेश कपूर आए और मुस्कुराते हुए उसे मना कर सुनीता कपूर से ले गए। क्यों, तुम दादी को पहचानते भी नहीं? वह दादी हैं। सुनीता कपूर ने रिया को चिढ़ाते हुए कहा। दादी, मेरी तरफ फिर से देखो। रिया ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और सुनीता कपूर की ओर नहीं देखा। सुनीता कपूर को इसकी परवाह नहीं थी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब वे उससे परिचित हो जाते हैं तो उसे चूम लेते हैं। इस समय उसने अपने बगल में रैम्बो को देखा। वाह, ये कुत्ता बहुत सुंदर है। क्या तुमने इसे खरीदा? राजेश कपूर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। माँ, पिताजी, जियाओ जी, मिंगलियांग। वहाँ मीरा शर्मा ने पहले ही लोगों को खाने पर बुला लिया था। बच्चे खाने की मेज पर बैठे और अपने अपने कटोरे से खाना खाया। सुनीता कपूर और देवेंद्र कपूर ने उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखा। उन्होंने पूछा, क्या पोते पोतियां इस बात पर झगड़ेंगे कि वे वयस्कों को क्या खाते हुए देखेंगे? ये कहते हुए राजेश कपूर ने विहू की ओर इशारा किया। इस बारे में बात करें कि उस दिन हमने विहू की वयस्कों वाला खाना खाने की आदत को कैसे दूर किया। उस क्षण के बाद से विहू हमारे बड़ों का खाना खाना नहीं चाहता था। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, यह अच्छा विचार है। बच्चों को बड़ों द्वारा खाया जाने वाला खाना नहीं छूना चाहिए। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लालची देखकर दयावश उन्हें भोजन दे देते हैं। एक बच्चे को क्या पता, उसे तो बस यही लगता है कि इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन अंत में बच्चा ही दस्त और अपच से पीड़ित होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आप कभी समझौता नहीं कर सकते। दोपहर के भोजन के बाद राजेश ने सुझाव दिया कि बच्चों के सो जाने तक प्रतीक्षा करें और फिर चलना शुरू करें। वयस्कों को कोई आपत्ति नहीं है। मनीष कपूर और उनके दोस्त बर्तन धोते हैं और सुनीता कपूर और उनके दोस्त बच्चों की देखभाल करते हैं। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने अपना सामान आर.वी. में रख दिया और विला के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। एक एक करके जांच करने के बाद बच्चों के लिए झपकी लेने का समय आ गया। जब वे सो गए तो राजेश कपूर उन्हें आर.वी. में ले गए। फिर आगे गाड़ी चलाओ। इस बार वैसा नहीं है, बस खरीदारी का समय है। इस बार मैं एक लंबी यात्रा पर गया। मैंने राजमार्ग का रास्ता लिया और रास्ते का दृश्य बहुत सुंदर था। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी सुखद है, ये बहुत आरामदायक है। देखो, पल नदी। देवेंद्र कपूर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे ग्रुप में पोस्ट किया। हम रवाना हो रहे हैं। यात्री सीट पर मनीष कपूर बैठे थे, जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक फैली हुई थी। 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद बच्चे जाग गए। मीरा शर्मा उन्हें उल्टी कराने ले गईं और फिर उन्हें वापस बिस्तर पर लिटा दिया। मिठू और रैम्बो चुपचाप बिस्तर के पास लेटे रहे। बच्चे बिस्तर पर खेल रहे हैं, उन्हें आराम करने का समय कैसे मिलेगा? विहू बिस्तर से उठना चाहता था, लेकिन मीरा शर्मा ने उसे रोक दिया। तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक डैडी कार नहीं रोकते। विहू तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वह जगह संकरी थी और उसके लिए किसी चीज से टकराकर गिरना आसान था। सुनीता कपूर ने अपनी जेब से एक कूदने वाला मेढक निकाला, जो अपनी लपेट में आकर कूद सकता था। निश्चित रूप से विहू का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। राजमार्ग से उतरने के बाद सभी लोग मातृभूमि के सबसे दक्षिणी छोर गंगचेंग पर पहुंचे। बंदरगाह शहर केवल समुद्र द्वारा ही क्योंगजो प्रांत से अलग है। राजेश ने कार एक तरफ खड़ी कर दी और सभी को बाहर निकलकर ताजी हवा लेने दिया। विशेषकर बच्चे, वे बहुत परेशान होंगे। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं उन्हें बगल के सुपरमार्केट में घुमाने ले गया और उनमें से प्रत्येक के लिए एक छोटा खिलौना खरीदा। अपनी यात्रा जारी रखें। सभी बच्चे अपने नए खिलौनों पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। सुनीता कपूर ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं झपकी लेने जा रही हूँ। रात में राजेश कपूर हांगकांग के एक होटल में गए। हमने 2 डबल कमरे और एक स्टैंडर्ड कमरा बुक किया। फिर रात के खाने के लिए बाहर जाओ, क्योंकि हम आर.वी. में आराम कर सकते हैं, इसलिए सभी लोग अच्छे मूड में हैं।
दोपहर को जब राजेश बाहर गया तो उसने बच्चों के लिए खाना बनाया और उन्हें सोने से पहले थोड़ा दूध पाउडर पीने को कहा। राजेश को ठीक से गाड़ी चलाने देने के लिए सुनीता कपूर ने अपनी बेटी के साथ एक ही कमरे में सोने की व्यवस्था की। राजेश कपूर और देवेंद्र कपूर एक ही कमरे में सोते हैं। राजेश कपूर मना करना चाहते थे लेकिन वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बात वहीं छोड़ दी। बच्चों की देखभाल राजेश हर दिन करता था और जब रिया और तनु रात में उसे नहीं देखती थी तो उन्हें उसकी बहुत याद आती थी। पापा के लिए रोना। राजेश कपूर कमरे में आए और बोले, माँ, मैं बच्चों को सुला देने के बाद सो जाऊंगा। तनु और रिया राजेश कपूर को देखकर बहुत खुश हुईं। राजेश कपूर मुस्कुराए और उन्हें एक एक करके सोने के लिए मना लिया। कमरे की लाइटें धीमी करते हुए राजेश कपूर ने उन्हें सांत्वना देने के लिए उनकी पीठ थपथपाए। होटल मैनेजर से चर्चा के बाद मिठू और रैम्बो चेक इन के लिए सहमत हो गए। विहू रैम्बो की पीठ पर लेट गया और खेलते खेलते सो गया। राजेश कपूर ने तब तक इंतजार किया जब तक वे सभी सो नहीं गए, फिर उन्होंने मीरा शर्मा को चूमा। प्रिय, मैं सोने जा रहा हूँ। सभी को मई दिवस की शुभकामनाएं। अगले दिन राजेश कपूर ने आरवी चलाए और अपनी यात्रा जारी रखी। हम दोपहर 4 बजे तक गाड़ी चलाते रहे और अंततः क्योंगजो प्रांत पहुंचे। 1 घंटे की और ड्राइव आपको सान्या ले जाएगी। 5 बजे के बाद कार विला क्षेत्र में पहुंची। राजेश कपूर ने कार गैराज में खड़ी कर दी। यहाँ थे कई लोग अपने बच्चों के साथ बस से उतर गए। गैराज के बाहर एक छोटा सा आंगन है जिसके सामने एक कमरा है। बाईं ओर जाओ और वहाँ एक दरवाजा है। राजेश कपूर ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर जाने पर आपको लिविंग रूम और डाइनिंग रूम दिखाई देगा। सजावट शैली मुख्यतः सफ़ेद है। एक सफ़ेद इंस्टाग्राम शैली का सोफ़ा और एक लकड़ी की कॉफ़ी टेबल, एक दूधिया सफ़ेद चाय की मेज और एक बर्फ सफ़ेद कालीन। सिर के ऊपर 2 बहुत ही सुंदर और फैशनेबल छतें हैं और रोशनी भी बर्फ सफ़ेद है। भोजन कक्ष के बगल में एक खुला दरवाजा वाला शयन कक्ष है। लिविंग रूम के बाहर फर्श से छत तक एक खिड़की है जिसे खोला जा सकता है। सामने स्विमिंग पूल है। पूल के किनारे लाउंज कुर्सियां और झूले हैं तथा झूलों और रतन कुर्सियों पर रखे तकिए भी सफ़ेद हैं। प्रत्येक शयन कक्ष में छत पंखा लगा हुआ है। शायद ऐसा जलवायु के कारण है क्योंकि वहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है। इस निजी समुद्र तट विला का निर्माण क्षेत्र 400 वर्ग मीटर है और इसका क्षेत्रफल 550 वर्ग मीटर है। 3 शयन कक्ष, प्रत्येक में एक संलग्न बाथरूम। इसका मुख दक्षिण की ओर है और इसमें अच्छी धूप आती है। आउटडोर स्विमिंग पूल 40 वर्ग मीटर का है। राजेश कपूर ने कहा, विला समुद्र तट से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, बहुत करीब है। चलो थोड़ा आराम करें और शाम को समुद्र तट पर चलें। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं किसी होटल में रुका हूँ, लेकिन वास्तव में मैं एक विला में रुका। सुनीता कपूर ने देखा कि सब कुछ साफ था और उन्हें थोड़ी चिंता हुई कि कहीं सब कुछ गंदा न हो जाए और कमरे की जांच के समय उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। राजेश कपूर ने सुनीता कपूर की सतर्क निगाहें देखीं और समझ गए कि वह क्या सोच रही हैं। माँ, इसे गंदा करने की चिंता मत करो, मैंने इसे पहले ही यहाँ से खरीद लिया है। ये सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजेश ने बताया, भविष्य में जब हम अपने बच्चों को समुद्र तट पर लाएंगे तो हमें किसी होटल में रुकने या बाहर खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस घर की कीमत तो कुछ मिलियन ही है, लेकिन इसकी कीमत बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। मैं जब चाहूँ इसे खरीद सकता हूँ। सुनीता कपूर ने अनुमान लगाया, मुझे डर है कि कुछ मिलियन इसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह बाजार की स्थिति से परिचित नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि चूंकि यह समुद्र तट से ज़्यादा दूर नहीं था और इतनी खूबसूरती से सजाया गया था, इसलिए इसका मूल्यांकन संभवतः पहले से ही करोड़ों में था। राजेश ने मुस्कुराकर सुनीता कपूर को सांत्वना दी। माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेतहाशा पैसा खर्च करे। वह अपनी सीमा जानता है। मनीष कपूर बहुत खुश हुए। तो फिर हम जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। ये वाकई बहुत बढ़िया है। मेरठ समुद्र के नज़दीक नहीं है और इसे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसे तटीय क्षेत्र में एक छोटी पूंछ, बस एक पूंछ के रूप में माना जा सकता है। हाल के वर्षों में सान्या का विकास बेहतर होता जा रहा है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सान्या के अलावा क्योंगजो प्रांत में एक छोटा सा द्वीप भी है जो बहुत प्रसिद्ध है।
अब जबकि सूचना नेटवर्क इतना विकसित हो गया है, बहुत से लोगों ने इसका आनंद लेना सीख लिया है। हाल के वर्षों में क्योंगजो प्रांत पर्यटन को तेजी से विकसित और बढ़ावा दे रहा है, और सान्या में पहले से ही स्वर्ग जैसा समुद्र तट मौजूद है। यह अचानक एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया। ये कहा जा सकता है कि चेक इन के लिए यह एक अवश्य देखी जाने वाली जगह है। भविष्य में ये स्थान और भी बेहतर होता जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि समुद्र तट के निकट स्थित घरों का मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। जैसे ही बच्चों को छोड़ा गया, वे छोटे बत्तखों की तरह इधर उधर भागने लगे। मीरा शर्मा ने उनके लिए बच्चों के स्विम सूट और लाइफ बॉय भी खरीदे जो उनके लाइफ जैकेट में फिट हो गए। वहाँ बत्तखें, नावें आदि भी हैं। बस इसे फुलाएं और आप खेल सकते हैं। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, चलो पहले अपना सामान रख लेते हैं। पास ही एक सुपरमार्केट है। मीरा और मैं कुछ खाना खरीदने जाते हैं। खाने के बाद हम बाहर जाकर खेलेंगे। इस प्रस्ताव से कोई असहमत नहीं है। सुनीता कपूर ने फर्श से छत तक की खिड़की बंद कर ली और मनीष कपूर को अपने साथ बच्चे की देखभाल करने के लिए आने का इशारा किया। माँ, 1 मिनट रुको, मुझे अभी देखने दो। मानसी और कुछ अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चले और आश्चर्य से आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। भाई राजेश कपूर सचमुच बहुत अमीर हैं। मेरे पिताजी मुझे सिर्फ एक होटल में ठहराने ले गए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सीधे विला खरीद लेंगे। वे कहते हैं कि यह कई मिलियन है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इससे भी अधिक है। मेरे पिताजी एक खरीदना चाहते थे और इसकी कीमत 10 मिलियन से कम नहीं हो सकती थी। मानव और यश वर्मा औसत परिवारों से आते हैं। चाहे आप कितने भी अमीर हों, आप कभी गरीब नहीं होंगे। सबसे अच्छे से तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन सबसे बुरे से बेहतर। अतीत में मैं केवल निकटवर्ती शहरों की यात्रा करता था और ज़्यादा दूर नहीं जाता था। मैं कभी हवाई जहाज़ पर नहीं गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मनीष कपूर को फॉलो करने के बाद मैं दुनिया देख पाऊंगी। मनीष कपूर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के फैसले पर भरोसा किया। पहले वह अनजान था, लेकिन अब वह राजेश की देखभाल और उसके प्रति प्रेम को समझता है। बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा। नहीं, वह मेरा सगा भाई है। दौरे के बाद कुछ लोग आए और अपने खिलौनों से बच्चों का मनोरंजन किया। विहू फर्श से छत तक लगे कांच के दरवाजे पर झुक गया। वह पानी में खेलना चाहता था। क्या आप चाहते हैं कि हम विहू को कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाएं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुनीता कपूर उसे रोकने के लिए आई। बस करो, विहू सबसे अधिक परेशानी वाला है, और मुझे नहीं पता कि यह पानी कब से वहाँ है। मुझे नहीं पता कि यह साफ है या नहीं। वयस्कों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन शिशुओं की त्वचा नाजुक होती है। आपको अधिक ध्यान देना होगा। राजेश मीरा शर्मा को खरीदारी के लिए सुपरमार्केट ले जाता है। मीरा शर्मा के चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। उसे यह समुद्र दृश्य वाला विला बहुत पसंद है। वह सजावट और वातावरण दोनों से बहुत संतुष्ट थी। मैं सुपरमार्केट गया और पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। समुद्र के निकट होने के कारण यहाँ समुद्री भोजन की कीमत मेरठ के मुकाबले आधे से भी अधिक है, तथा ये बहुत ताज़ा भी है। राजेश ने खाने से भरा एक ट्रक खरीदा और फिर वह और मीरा शर्मा पूरा सामान लेकर घर लौट आए। जब राजेश घर पहुंचा और बच्चों को मस्ती करते देखा तो वह मुस्कुराया। मीरा शर्मा को रेस्तरां के बगल में एक कमरा आवंटित किया गया था। ये सबसे बड़ा शयन कक्ष भी है। वह बच्चों का छोटा पॉटी बाथरूम में रख देगी। मैंने सुनीता कपूर से खांसी की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए खांसी लगभग पूरी कर ली है। राजेश कपूर खाना बना रहे थे और मनीष कपूर व अन्य लोग मदद के लिए आ गए। जब हमने खाना खत्म किया तो शाम के 7 बज चुके थे। राजेश कपूर ने गलियारे में लगी लाइटें जला दीं। एक क्षण में ही खूबानी पीली और सफ़ेद रोशनी ने विला के बाहरी हिस्से को खूबसूरती से रोशन कर दिया। उदाहरण के लिए, झाड़ियों के नीचे रोशनी है और स्विमिंग पूल के अंदर और बाहर रोशनी है। तभी प्रवीण कपूर और ईशान कपूर ने वॉयस मैसेज भेजकर पूछा कि क्या देवेंद्र कपूर आ गए हैं। देवेंद्र कपूर ने सीधे वीडियो कॉल किया और उनका स्वर दिखावटी नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्ण था। माता पिता के रूप में अपने बेटे को सफल होते देखकर आपको गर्व महसूस होता है ना? इसके अलावा मनीष कपूर सफल हो चुके हैं और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। दूसरा भाई, तीसरा भाई, हम यहाँ हैं। देवेंद्र कपूर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और 360 डिग्री फ़ोटो खींची।
प्रवीण कपूर और उनके दोस्त अभी अभी कार्ड टेबल से उठे थे और पहली नज़र में ही इतना सुंदर आवास वातावरण देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मुझे अचानक लगा कि आज मेरा समय बर्बाद हो गया। आप किस होटल में ठहरे हैं? या B&B? देवेंद्र कपूर ने हंसते हुए कहा। राजेश कपूर ने समुद्र के नज़ारे वाला विला खरीदा है। वह जब चाहे आ सकते हैं। वे दोनों तुरंत ईर्ष्यालु हो गए, है ना? हे भगवान, मेरे बेटे कामयाब हो गए हैं। देवेंद्र कपूर को ज़्यादा मेहनत न भी करनी पड़े तो भी वो बुढ़ापे में अपना ख्याल रख सकते हैं। अंतर बहुत बड़ा है। उनके बाहर क्या है? एक अंधेरी गली। हम जल्द ही समुद्र तट पर जा रहे हैं, इसलिए अभी के लिए इतना ही। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। दोनों ने आकाश की ओर देखा और आह भरी। ईशान कपूर ने सिगरेट निकाली और पूछा, एक पियोगी? प्रवीण कपूर ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे छोटा बेटा अब सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहा है। चाहे वो कहीं भी जाए, उसका बेटा हमेशा उनके बारे में सोचता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। ये वाकई एक आशीर्वाद है। ईशान कपूर भी कुछ खास बेहतर नहीं थे। बकवास बंद करो, मैं तुमसे भी बदतर हूँ। कम से कम आपके बेटे को तो कोई रास्ता मिल गया है और भविष्य में एक वृद्ध दंपति के रूप में आपका जीवन इतना बुरा नहीं होगा। मेरी ओर फिर से देखो, मैं उनसे सारे संबंध तोड़ने वाला हूँ। यह उबाऊ है। अंत में ऐसा कोई नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें। ये सचमुच उबाऊ है। लिन दान को बेहतर महसूस हुआ। अगर वह ईशान कपूर होते तो उन्हें सिर दर्द हो जाता। जियाउलान और राजवीर तलाकशुदा हैं। तलाकशुदा? हाँ, वह हमारे घर में रहना चाहता था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे डर है कि मैं इसे वापस लेने का सपना देख रहा हूँ। लिन दान ने भौहें चढ़ाईं। वह सचमुच अधिकाधिक जीवंत होती जा रही है। श्वेता ने आखिरकार बच्चे की खातिर समझौता कर लिया। प्रणव कपूर ने कस्में खाईं और श्राप दिया कि वह उस महिला से फिर कभी संपर्क नहीं करेगा। उसे कौन जानता था? इस बारे में बात करते समय उसे बुरा लगता है। हेलो सब लोग, कृपया हमारे हाथ हिलाने में हमारी मदद करें। इस पुस्तक को 5 सितारा रेटिंग देने के लिए नीचे बाईं ओर टिप्पणी बटन पर क्लिक करें। स्कोर थोड़ा कम है। धन्यवाद। फ़ोन रखने के बाद लिन दासहिना वाधवत अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर चले गए। जैसे ही हम समुद्र तट पर पहुंचे, हमने पाया कि वहां बहुत सारे लोग थे और वहां बहुत चहल पहल थी। सुनीता कपूर और मनीष कपूर ने स्ट्रॉलर को धक्का दिया, जबकि राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने बच्चों को नीचे रखा। अपने जूते और मोजे उतारकर समुद्र तट पर कदम रखते ही मुझे अवर्णनीय आराम का एहसास हुआ। नंगे पैर और चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ ये बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। उनके पैर की उंगलियां रेत को पकड़ते हुए मुड़ी हुई थीं, जो काफी अजीब था। राजेश और मीरा शर्मा भी नंगे पैर बच्चों के साथ खेलने चले गए। आओ बच्चों, इधर आओ। अभी अनिच्छुक था। उसे अपने शरीर में बेचैनी का एहसास पसंद नहीं था। उदाहरण के लिए नहाना, बाल कटवाना आदि। मीरा शर्मा की बात पास खड़ी तनु ने सुनी और भागने लगी। राजेश कपूर नीचे बैठ गए और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। जब विहू ने ये देखा तो वह भी धड़ाम से दौड़ा। डब बाब, राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, अच्छा रहो। उसने तनु और विहू के छोटे छोटे हाथ पकड़े, अपनी कमर झुकाए और उन्हें साथ ले गया। इस तरह बच्चे खुश रहते हैं। वह थका हुआ था। उसकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर थी और झुकना उसके लिए बहुत थका देने वाला था। मीरा शर्मा बच्चों को सहलाते हुए पीछे हट गईं। रिया अब भी हमेशा की तरह वैसी ही थी, किसी बात की परवाह न करते हुए पीछे चल रही थी। अभी अपने चेहरे पर सतर्कता का भाव लिए समुद्र तट पर चला गया। अब तक अभी अपने पैरों के नीचे नर्म और रेशमी एहसास का आदी हो चुका है। आह, यह क्या है? आओ और देखो बच्चों, पापा को खजाना मिल गया है। मीरा शर्मा जल्दी से बच्चों को देखने के लिए अपने पास ले गईं। मैंने देखा कि राजेश कपूर समुद्र तट पर बैठे हैं, उनके साथ तनु और विहू भी बैठे हैं। दोनों छोटे बच्चे अभी भी स्थिर होकर बैठ नहीं सकते थे, इसलिए वे समुद्र तट पर अपने नितंबों को एक साथ करके बैठ गए। राजेश कपूर बस बैठ गए और बच्चों को अपने पास आने के लिए इशारा किया। वे बहुत रहस्यमयी लग रहे थे। मीरा शर्मा अपने पति के साथ बहुत अच्छा सहयोग करती हैं। वाह, पिताजी को खजाना मिल गया। चलो देखते हैं कि खजाना क्या है न? क्या ये कोई छोटी मछली या छोटा कछुआ हो सकता है? दोनों ने एक साथ गाना गाया, जिससे बच्चों में जिज्ञासा जागृत हो गई। मैंने तो केवल रेत को हिलते हुए देखा। राजेश कपूर ने थोड़ा थोड़ा करके खुदाई की।
तभी मीरा शर्मा को याद आया कि देवेंद्र कपूर के हाथों में औजार थे। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को एक छोटा फावड़ा दिया। राजेश कपूर ने सावधानीपूर्वक खुदाई की। मैंने वास्तव में एक छोटा केकड़ा खोदा। शिशुओं की आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थीं। ऐसा लगता है कि कुछ असाधारण चीज खोज ली गई है। विहू भय से कांप उठा। विहू साहसी है और वह इसे आजमाना चाहता है। राजेश ने सबसे पहले छोटे केकड़े को बाल्टी में डाला और बच्चे उसे देखने के लिए बाल्टी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। इधर राजेश कपूर ने भी कुछ हलचल देखी। जब मैंने उन्हें खोदकर निकाला तो वे बस छोटे छोटे केकड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे होंगे। मीरा शर्मा ने प्रत्येक बच्चे को एक छोटा फावड़ा दिया और उन्हें स्वयं खुदाई करने के लिए कहा। राजेश और मीरा शर्मा ने भी बच्चों के साथ खुदाई की। मनीष कपूर और उनके दोस्त भी इसमें शामिल हुए। वाह, मुझे एक कछुआ मिल गया। क्या ये समुद्री कछुआ है? मुझे देखने दो। वह चीज जो समुद्र से बहकर आई है वह समुद्री कछुआ ही होगी। चाहे वह काला कछुआ हो या समुद्री कछुआ, उन्हें लगता है कि उसके लिए खुदाई करना खजाने की खुदाई करने जैसा है। बहुत ही रोचक। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी एक तरफ बैठकर कुछ देख रहे थे और बच्चों को अकेले खेलने दे रहे थे। समुद्री हवा का झोंका चल रहा था, बहुत आरामदायक था। अभी पूरी ताकत से खुदाई कर रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई हलचल हो रही है या नहीं। बस एक शब्द और आपका काम हो गया। तनु जहां भी देखता है वहीं खुदाई करता है, जब तक उसे वह पसंद आता है। रिया समय समय पर खुदाई करती और फिर अपने छोटे पैरों को रेत से ढक लेती। फिर खिलखिलाना। इस बार विहू दिलचस्प निकला। उसने भी वहीं खोदा जहां राजेश कपूर खोदते थे। वह सेक्स के दौरान शर्मीली थी और कई बार उसके शरीर पर या राजेश कपूर पर रेत लग गई। मीरा शर्मा रिया को खेलने के लिए बाहर ले जाती है। माँ और बेटी ने एक छोटा केकड़ा खोदा और बहुत खुश हुईं। प्रिय, देखो, हमें यहाँ कुछ छोटे केकड़े मिले हैं। अंततः कुछ लोगों ने चलते चलते खुदाई शुरू कर दी। राजेश कपूर और मीरा शर्मा पानी में तैरते हुए चले गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में एक बच्चा पकड़े हुए पानी में खेल रहा है। अभी इसे खेलने की हिम्मत नहीं करता और इससे दूर रहता है। विहू ने टैंक की ओर देखा और राजेश कपूर के कदम उठाने का इंतजार किए बिना ही अंदर घुस गया। तभी वे चौंक गए। जब विहू ने समुद्र का पानी अपनी ओर आते देखा तो वह पीछे मुड़ा और भाग गया। सबको लगातार हंसाया। मनीष कपूर और कई सहपाठी अनजाने में आगे बढ़ गए। इस समय लगभग 1 वर्ष का एक बच्चा टीम में शामिल हो गया। उसने छोटे केकड़े और छोटे कछुए को आश्चर्यचकित होते देखा। बच्चे के माता पिता ने विनम्रता से पूछा, बच्चे बहुत सुंदर हैं और एक जैसे दिखते हैं, क्या वे जुड़वां हैं? सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, वे जुड़वां नहीं बल्कि चौगुने हैं। युवा दंपति को आश्चर्य हुआ। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। माँ और पिताजी दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे उत्कृष्ट जीन वाले इतने सुंदर 4 बच्चों को जन्म दे पाए। मैं तो बस उनसे ईर्ष्या ही कर सकता हूँ। यदि उन्हें 4 बच्चों को पालना पड़े तो वे थक जाएंगे। इसके अलावा खर्च एक अथाह गड्ढा है। उनका बच्चा बहुत बहादुर था और केकड़े पकड़ने के लिए सीधे बाल्टी में पहुंच गया। उसके माता पिता हैरान रह गए। हालांकि केकड़ा छोटा है, फिर भी जब वह आपको काटता है तो दर्द होता है। थोड़ी देर खेलने के बाद राजेश ने बच्चों को विदा करते समय उपहार स्वरूप एक छोटा केकड़ा और एक छोटा कछुआ दिया। बच्चे ने खुशी से कहा, धन्यवाद, ये बहुत अच्छी शिक्षा थी और वह बहुत विनम्र था। लगभग 9 बज चुके थे और सभी लोग वापस जा रहे थे। सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनका वजन बहुत बढ़ गया है। बच्चे चलते चलते थक गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए घुमक्कड़ में डाल दिया। घर लौटने के बाद राजेश कपूर ने केकड़ों और कछुओं को अलग करने के लिए एक छोटी बाल्टी का इस्तेमाल किया और उन्हें अलग अलग पाला। बच्चे एक घेरे में बैठ गए। चौथा बच्चा बहुत बहादुर था और उसने अचानक हाथ बढ़ाकर छोटे कछुए को पकड़ लिया। उसके बगल में बैठा दूसरा बच्चा इतना डर गया कि वह बार बार दादा चिल्ला रहा था। राजेश ने तनु को दिलासा दिया और कहा कि वह डरे नहीं और उसे छोटे कछुए को छूने की कोशिश करने दें। डरो मत तनु, छोटे कछुए काटते नहीं, वे बहुत छोटे हैं, केवल एक सिक्के के आकार के। ठीक है, सो जाओ, बाल्टी अपने पास रख लो। राजेश कपूर ने लाइटें बंद कर दी, केवल मंद रोशनी छोड़ दी। सो जाओ, हम कल फिर खेलने चलेंगे, ठीक है?
आज दोपहर बच्चे केवल आधे घंटे के लिए सोए, लेकिन सुलाए जाने के बाद वे एक के बाद एक सो गए। विहू बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। वह करवटें बदलता रहता था, तरह तरह की हरकतें करता रहता था। क्या राजेश को पता नहीं होगा कि वह क्या सोच रहा था? उसे एक क्षण के लिए बाल्टी देखने के लिए दें, फिर उसे वापस ले लें। ठीक है, अब सो जाओ। तभी विहू संतुष्ट होकर बिस्तर से बाहर आया। फिर वह रैम्बो पर लेट गया, इधर उधर लुढ़का और सो गया। इसका मतलब ये भी है कि रैम्बो का स्वभाव अच्छा है। राजेश 4 खजानों को बिस्तर पर ले जाता है। पत्नी। जैसे ही मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की आवाज़ सुनी, उन्हें पता चल गया कि वह क्या करना चाहते हैं। क्या? राजेश कपूर ने अपनी थोड़ी उठाई और पूछा, क्या आपने ताटामी देखी? आप क्या चाहते हैं? मीरा शर्मा के चेहरे पर शर्म का भाव था। राजेश कपूर ने हंसते हुए कहा, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं तो सो ही जाऊंगा। अगली सुबह खिड़की से आती गर्म धूप बिस्तर पर पड़ती है। ये चमकदार तो नहीं है, लेकिन यह आपको गर्माहट का एहसास कराता है और आपको जगाए रखता है। चूंकि वहां कोई पालना नहीं था, इसलिए दंपति बिस्तर के दोनों ओर सोते थे, जिससे बीच में बैठे बच्चे सुरक्षित रहते थे। सौभाग्य से यहाँ गर्मी है, इसलिए कंबल की कोई आवश्यकता नहीं है। वे आपको सिर्फ 1 मिनट में 4 अलग अलग मुद्राओं में बदल सकते हैं। आप रात को कैसे सो सकते हैं? इसके अलावा मैं जल्द ही तुम्हारे चेहरे पर अपने पैरों से लात मारूंगा। कभी कभी यह छोटा सा पिछवाड़ा आपके सिर पर चिपक जाता है और कभी कभी यह आपकी छाती पर सो जाता है। इसमें इतनी सारी तरकीबें हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसा कैसे करते हैं। क्या आप थके नहीं हैं? या फिर आप अधिक आरामदायक महसूस करने के लिए अपनी स्थिति बदलना पसंद करेंगे? उस रात दोनों दंपति में से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई, खासकर मीरा शर्मा, जिसे राजेश ने परेशान किया था और अब उसके 4 बच्चे हैं। मैं थोड़ा उलझन में था और जीवन पर संदेह करने लगा था। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? विहू सबसे ज्यादा बेचैन था। वह सबसे पहले उठा और बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलने लगा। राजेश कपूर के जागने के बाद वह विहू को शौच के लिए शौचालय में ले गए। जब वह केंकरों और कछुओं से भरी एक छोटी बाल्टी के पास से गुजर रहा था, तो विहू ने उसे मांगा। शौचालय पर उखड़ू बैठने के बाद राजेश कपूर ने बाल्टी उठाकर एक तरफ रख दी। बेबी, खेलने से पहले शौचालय जाओ। विहू ने सुनने से इनकार कर दिया और राजेश से उन्हें लाने के लिए कहा। राजेश कपूर का चेहरा थोड़ा सा काला पड़ गया। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन पर वह समझौता नहीं करते थे। बेबी, जब तुम शौचालय जाओगी तो पापा तुम्हें ये दे देंगे। वे वयस्कों के हाव भाव और आवाज़ के लहजे के साथ साथ एक साधारण शब्द से भी अर्थ निकाल सकते हैं। वे समझ जाएंगे। राजेश ने बच्चों को स्वतंत्र रूप से शौचालय जाने के लिए प्रेरित करने में कई दिन बिताए हैं, इसलिए वह अपने किसी भी प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। विहू इसे रोक नहीं सका। उसके पास इस तरह की चीज़ों को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। जब विहू पूरी तरह से नहा चुका और उसका चेहरा ताज़ा हो गया, तो राजेश कपूर ने उसे बाल्टी दे दी। विहू बाल्टी के पास बैठ गया और उसे लेना चाहता था, लेकिन रैम्बो ने अपने पंजे से उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। इसका मतलब यह है कि इस चीज़ को छुआ नहीं जा सकता। चारों खजाने खेलते रहे और रेम्बो उन्हें रोकता रहा। विहू चंचल है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है और वह आसानी से गुस्सा नहीं होता। आदमी और कुत्ता कुछ देर खेलते रहे। अगर तनु होती तो कब का अपना आपा खो चुकी होती। विहू अभी भी रैम्बो के साथ खेलकर खुश था और खिलखिला रहा था। इधर तनु और अवी एक के बाद एक जाग गए। राजेश कपूर उन्हें शौचालय का उपयोग करने के लिए बाथरूम तक ले गए। मीरा शर्मा ने आंखें बंद कर लीं और नींद से बोली, प्रिय, मैं 5 मिनट और सोऊंगी, बस 5 मिनट। कल रात 2 घंटे तक करवटें बदलने के बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मीरा शर्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकीं। राजेश कपूर ने उसे चूमा और कहा, सो जाओ, बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। जब खाने का समय होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। मीरा शर्मा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हब्बी, आप बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। अगले ही पल सोना जारी रखें। जब राजेश कपूर ने शौचालय में अपना काम खत्म किया तो उन्होंने उनके छोटे छोटे नितंबों पर थपथपाया। खेलने जाना। वे विहू के साथ खेलने के लिए दौड़े। विहू और रैम्बो खेलने में इतने मजे में थे कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि बाल्टी झुकी हुई है। अंदर के छोटे कछुए और केकड़े पहले ही बाहर निकल आए हैं।
बाद में आए अवी और तनु को इसकी जानकारी हुई। जमीन पर लेटकर मैंने उनसे बातचीत की और हंसने लगा। राजेश अब बच्चों की हंसी से उनके मूड का अंदाजा लगा सकता है। मुझे ये हंसी थोड़ी अजीब लग रही है। क्या ये इतनी उत्साहित लग रही है? वह तीनों खजानों को सजा रहा था, तभी उसने पलटकर देखा कि वे केंकड़ों और छोटे कछुओं का पीछा कर रहे थे। मिठू और रैम्बो भी इसमें शामिल हो गए। राजेश कपूर ने रिया को साफ करने के बाद उठे। पास से गुजरते केकड़ों को देखकर रिया अचानक ऊर्जावान हो गई। वाह, देखो, यह क्या है? राजेश कुछ देर तक बच्चों के साथ खेला और फिर रसोई में चला गया। सुनीता कपूर भी जाग गईं और दलिया पका रही थीं। माँ, मुझे करने दो, तुम कमरे में जाओ और बच्चों का ध्यान रखो। अच्छा। देवेंद्र कपूर बाहर रतन कुर्सी पर बैठे खुशी से सूर्योदय देख रहे थे। मनीष कपूर और कुछ अन्य लोग लिविंग रूम में गेम खेल रहे थे। आजकल वयस्कों द्वारा पकाया गया दलिया गाढ़ा होता है और इसे शिशुओं को भी दिया जा सकता है। वयस्कों का दलिया लगभग तैयार हो चुका था, इसलिए राजेश कपूर ने थोड़ा दलिया बनाया और उसमें झींगा और अन्य सामग्री डालकर उसे धीमी आंच पर पकाया। एक ताज़ा और स्वादिष्ट समुद्री भोजन दलिया बनाया। लगभग 20 मिनट तक जागने के बाद राजेश ने सभी को साथ में खाना खाने के लिए कहा। बच्चों के लिए खाने की कुर्सियां नहीं थीं, इसलिए उन्हें खाने के लिए लिविंग रूम में सोफे पर एक पंक्ति में बैठना पड़ता था। भोजन करना स्वाभाविक बात है, क्योंकि इससे भविष्य में बहुत परेशानी होगी। जब बच्चे ऊंची कुर्सियों पर बैठ गए तो राजेश ने उनसे कहा कि वे चुपचाप बैठे रहें और तब तक नीचे न उतरें जब तक वे अपना खाना खत्म न कर लें। आप इसके बीच में कुछ और नहीं कर सकते। अब फसल अच्छी हो गई है। बच्चे सोफे पर आज्ञाकारी ढंग से बैठे हैं और एक एक निवाला खा रहे हैं। समुद्री भोजन दलिया का स्वाद ताज़ा और हल्का नमकीन होता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आधे घंटे से अधिक समय के बाद सभी बच्चे भरपेट खा चुके थे। सुनीता कपूर और देवेंद्र कपूर पहले ही खाना खत्म कर चुके हैं। तुम लोग खाना खा लो, हम अपने छोटे पोते का ध्यान रखेंगे। देवेंद्र कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी करो और खाओ, हम आ गए हैं। सुनीता कपूर ने छोटे कछुए और केकड़े को बाहर निकाला और कहा, चलो आंगन में चलते हैं और उनके साथ लुका छिपी खेलते हैं। दंपति अपने पोते पोतियों को खेलने के लिए बाहर ले गए। भैया, चलो बाहर घूमने चलते हैं और दोपहर को वापस आएंगे। यदि आप दोपहर को वापस नहीं आते हैं तो इसका कारण यह है कि बिग ब्रदर ने कहा है कि वह आपका इलाज करेंगे। मनीष कपूर ने जिस बड़े भाई का जिक्र किया है उसका नाम मानसी है। राकेश चेन ने कल रात अपने बेटे को फ़ोन किया और उससे पूछा कि वह किस होटल में ठहरा है और उसका कमरा नंबर क्या है। सान्या में उनके कुछ परिचित भी हैं और यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान कई लोग खेलने के लिए बाहर जाते हैं। होटल में कमरे कम थे और उन्हें चिंता थी कि उनके समूह के लिए ठहरने की कोई जगह नहीं होगी। परिणामस्वरूप उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजेश कपूर ने वास्तव में समुद्र के दृश्य वाला विला खरीदा होगा। आवास की समस्या को एक बार में पूरी तरह से हल करें। ऐसा नहीं है कि राकेश चेन का दिल काला है, बात सिर्फ इतनी है कि वह एक व्यापारी हैं और उनके पास ढेर सारे विचार हैं। एक बच्चा जो पहले मेरे बेटे के साथ बातचीत कर चुका था, उन्होंने गुप्त रूप से अपने बेटे को एटीएम का उपनाम दिया और उसे खर्च करने के लिए पैसे देने के लिए उकसाया। मानसी पहले से ही वयस्क है तो फिर वह कुछ बातें क्यों नहीं समझ पाती। बाद में उसके कोई दोस्त नहीं रहे, उसने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं किया और किसी ने भी उसके साथ खेलने की पहल नहीं की। लेकिन इस बार मामला अलग था। उसके बेटे को आखिरकार एक सच्चा दोस्त मिल गया। साथ साथ सीखें, साथ साथ खेलें। मेरे बेटे के चेहरे पर भी एक खोई हुई मुस्कान आ गई। वह बहुत खुश था और अपने बेटे के प्रति लिन भाइयों की दयालुता का दोगुना बदला चुकाना चाहता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके बेटे को आज कुछ काम था, इसलिए उन्होंने सही समय पर फ़ोन किया। जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा गाइड बनना चाहता है तो वे खुश हो गए। अपने सहपाठियों का अच्छा ख्याल रखना। अगर तुम्हें भूख लगे तो उस रेस्टोरेंट में चले जाना जहां हम हमेशा खाना खाते हैं। अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएं तो पापा को फ़ोन कर देना। जब तुम खेलने जाओ तो सावधान रहना और अपनी और अपने सहपाठियों की सुरक्षा करना। समझ गए? आप उनके बड़े भाई हैं, इसलिए आपको हर काम सोच समझकर करना चाहिए। फ़ोन रखने के बाद मानसी उन तीनों को खेलने के लिए बाहर ले गई। सुनीता कपूर थोड़ी चिंतित थीं और उन्होंने उसे कुछ निर्देश देने के बाद ही जाने दिया।
दोपहर 12 बजे से 3 या 4 बजे तक का समय दिन का सबसे गर्म समय होता है। लेकिन अभी जून का अंत ही है, इसलिए बहुत अधिक गर्मी नहीं होगी। छोटी आस्तीन और समुद्र तट शॉर्ट्स बिल्कुल सही हैं। मीरा शर्मा ने पीले रंग की शॉल के साथ सफ़ेद मिनी स्कर्ट पहनी थी, जो बिल्कुल सही थी। लड़कियां प्यारी छोटी स्कर्ट पहनती हैं, जबकि लड़के शॉर्ट्स और छोटी आस्तीन वाले सूट पहनते हैं। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी ने साधारण गर्मियों के कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक बच्चे का सामान उठाए हुए था, दूसरे के हाथ में खिलौना था और वे धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहे थे। देवेंद्र कपूर ने अफसोस जताते हुए कहा, उस समय मैं सोच रहा था कि मैं कब सेवानिवृत्त होऊंगा। इन दिनों तो ऐसा लग रहा है जैसे रिटायरमेंट हो गया हो। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, माता पिता होने के नाते हम अपने दोनों बेटों के लिए परेशानी खड़ी करने से बचना चाहते हैं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं और अपना ख्याल रख सकूं। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने बच्चों पर बोझ बन जाऊंगा। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया। सबसे बड़े बेटे ने पैसा कमाया और दूसरे बेटे को मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। जब अंक आएंगे तो शायद वह विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला होगा। जब बेटे झगड़ते हैं तो उनके माता पिता राहत की सांस ले सकते हैं।